एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एमपी एग्जाम वाला। दिस इज प्राची चौबे और आप सभी को पता है कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और अब वक्त ये है कि हम कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपके लिए वाईटी के ऊपर सफलता बैच चलाया जा रहा है, जिस बैच में सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसमें से यहाँ पर जो आपका आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इफ़ यू विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देन यू विल एनालाइज एंड यू विल फाइंड कि बुक्स से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है। और यहाँ पे आज हम उसी तरीके के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो बुक्स जो हैं आपकी जो भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एंशिएंट की हो, मिडाइवल की हो या फिर मॉडर्न की हो, या फिर उन बुक्स के ऑथर कौन कौन से हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में वो जो बुक्स हैं किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे एसोसिएटेड जो भी कुछ स्टोरीज होंगी जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है या थोड़ी इंटरेस्टिंग है, दैट आई विल नरेट ओवर हियर। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम इस क्लास को, इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डायरेक्टली हम आएंगे ताकि आपका रिवीजन जो है वो भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में जितनी भी आपकी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं उनके ऑथर कौन कौन हैं, अभी सबसे पहले हम वो देखने वाले हैं, है ना, राइट। तो इसमें से सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे इस साइड देखोगे तो यहाँ पे ऑथर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है, ये जो किताब है बेसिकली, ये जो किताब है किसने लिखी हुई, तो विशाख दत्त ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आखिरकार मुद्रा राक्षस जो है वो किसने लिखी है, तो विशाख दत्त ने। अब मैम इस बुक में क्या है, किसके बारे में है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली इस बुक में ये बताया गया है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने पावर को अचीव किया था, किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो थ्रोन पे बैठे थे, नंद डायनेस्टी का किस तरीके से उन्होंने अंत किया था, कौटिल्य की किस तरीके से हेल्प ली थी, और साथ में ग्रीक से उन्होंने क्या सीखा था, किस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने वर्क किया था, और उसके बाद उन्होंने अपना बड़ा सा साम्राज्य दैट इज मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दैट इज हाउ ही एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर। दिस इज व्हाट इज देयर इन मुद्रा राक्षस विच इज रिटन बाय विशाख दत्त। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, यू विल रिमेंबर इट, राइट। सेकेंड है यहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है देवी चंद्रगुप्तम। फिर से ये किसने लिखी है, तो ये जो बुक है ये विशाख दत्त द्वारा ही लिखी गई है। देवी चंद्रगुप्तम की मैं बात करूंगी, काफ़ी सारे बच्चों को अगेन कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये जो देवी चंद्रगुप्तम है कहीं ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो नहीं है, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम जो है वो गुप्त डायनेस्टी के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में है। इस बुक में बेसिकली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भाई हुआ करते थे जिनका नाम था रामगुप्त। तो छोटी सी स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से रामगुप्त हैं, रामगुप्त की वाइफ हुआ करती थी ध्रुवा देवी। जब शकों ने इनके ऊपर अटैक किया था तब रामगुप्त ने अपनी वाइफ को जो है बचाया नहीं था, बचाया भी होगा बट वो बचा नहीं पाए होंगे ऐसा कह सकते हो आप, और उसके बाद जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया था अपनी वाइफ को शकों में। ठीक है, शकों को सरेंडर कर दिया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये दृश्य नहीं देख पाए कि उनकी भाभी कैसे दुश्मनों के हाथ लग गई, और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने भाई की मृत्यु की, फिर ध्रुवा देवी से उन्होंने शादी भी की और शकों को हराया भी, और बाद में फिर उन्होंने शक्री का टाइटल भी लिया था, ये आप सभी को पता ही होगा। तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली किस में लिखी हुई है, देवी चंद्रगुप्तम के अंदर लिखी हुई है। फ्रेंड्स, माई स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट, मैं आपको स्टोरीज इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर द बुक्स एंड देयर ऑथर। समझ में आ रही कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि देवी चंद्रगुप्तम एंड द सेकेंड वन इज मुद्रा राक्षस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि विशाख दत्त ने लिखी हुई हैं। सेकेंड बुक पे हम आते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है, कल्हण द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द रीजन इज दैट ये एक ऐसी बुक है जिसमें हमें
हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि कश्मीर जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो भारत से थोड़ा सा नदन इलाके में तो है ही, थोड़ा सा अलग है, तो उसके बारे में जानकारी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन कल्हण द्वारा राज तरंगिणी जो किताब है, ये जो लिखी गई है, इसमें हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, कौन कौन सी डायनेस्टीज जो है कश्मीर में रही थी। अगर मैं इन तीनों की लैंग्वेज के बारे में बात करूंगी तो प्लीज़ याद रखेंगे तीनों ही की तीनों ही संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं। अगर आपसे लैंग्वेज भी पूछ लिया जाएगा तो आई होप अब आप बता पाओगे कि ये किस में लिखी गई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे बात हो रही है सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरित सागर, कथा सरित सागर जो कि सोमदेव ने लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद रख सकते कि भाई कथा सरित सागर है, अब सागर में पानी होता है, और सोम जो हम बात करते हैं मतलब कि जो उस तरह की एनर्जेटिक ड्रिंक हुआ करती थी ऋग्वैदिक टाइम में, तो वो एनर्जेटिक ड्रिंक का जो पानी है वो इसी सागर से लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप ना इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो जो सोमदेव द्वारा कथा सरित सागर है, बेसिकली इसमें एक जादूगर की कहानी बताई है, और उसमें ये भी बताया गया है कि आप लोगों ने सुना होगा कि भाई शिव जी जो हैं वो कैलाश पर्वत पे पार्वती जी को कहानी सुनाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि भाई ये कहानी जो पूरी सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन पार्वती जी बीच में सो जाती हैं, वो कहानी पूरी नहीं सुन पाती है, और वहीं पे दो मैना रहते हैं, मीन्स आप कह सकते हो मैना रहते हैं, वो कहानी मैना का जोड़ा रहता है ना, तोता मैना का जोड़ा, वो ये पूरी कहानी सुन लेते हैं, और वो अमर हैं और आज भी कैलाश पर्वत में जीवित हैं। ऐसा माइथोलॉजिकल स्टोरीज में हमें सुनने को मिलता है। तो वो कुछ स्टोरीज जो हैं वो इसी कथा सरित सागर में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे कि सोमदेव द्वारा जो है वो कथा सरित सागर लिखी गई थी। आगे चलते हैं, और यहाँ पे बात आ रही है एक और बुक की जो कि वत्स्यायन ने लिखी है, दैट इज काम सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। द रीजन इज दैट काम सूत्र जो है एंशंट हिस्ट्री में ऐसी पहली पुस्तक है जो कि यौन विद्या के ऊपर है या फिर यौन से संबंधित है। दैट इज इट इज हैविंग द फीचर्स ऑफ इरोटिक्स। इरोटिक्स के बारे में जो जानकारी है, अडल्ट एजुकेशन के बारे में जो जानकारी है, वो हमें कहाँ से देखने को मिलती है, तो काम सूत्र जो किताब है उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि किसने लिखी हुई है, वत्स्यायन ने लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखेंगे। वत्स्यायन द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका नाम है काम सूत्र। ठीक है, रोमांस, इरोटिक्स, सेक्सुअल लाइफ कैसी होती है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपको किस में देखने को मिल जाएंगी, तो ये काम सूत्र में देखने को मिल जाएंगी। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। स्टोरीज आपको समझ में आ रही होंगी। बुक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे नरेट कर रही हूँ, कुछ कुछ स्टोरीज समझ में आ रही कि नहीं। सेकेंड, हम यहाँ पे आते हैं अमोघ वर्ष द्वारा लिखित प्रश्न उत्तर मल्लिका। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न उत्तर मल्लिका। इस प्रश्न उत्तर मल्लिका का दूसरा नाम भी है, दैट इज प्रश्न उत्तर रत्न मल्लिका। प्रश्न उत्तर रत्न मल्लिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखी हुई है, अमोघ वर्ष ने। बेसिकली अमोघ वर्ष जो है वो राष्ट्रकूट के एक राजा हुआ करते थे, और जब इनका लास्ट टाइम चल रहा था तो इन्होंने किस तरीके से ये पॉलिटिक्स से अलग हो गए थे, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरीके से ये अलग हुए थे, वो उन्होंने इस जो किताब है उनकी प्रश्न उत्तर रत्न मल्लिका, इसमें बताया गया। इसलिए ये जो किताब है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस जो किताब है इसका नाम आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। किसकी बात कर रही हूँ मैं, प्रश्न उत्तर रत्न मल्लिका की। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे आती हैं, ये वही है सेम क्या कहते हैं, अमोघ वर्ष द्वारा रचित कौन सी, प्रश्न उत्तर मल्लिका, एंड दूसरी है यहाँ पे कविराज मार्ग, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड है यहाँ पे भास द्वारा रचित। भास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, जितनी भी बुक्स में बता रही हूँ मैं बार बार नहीं भी बोलूँ इंपॉर्टेंट है तो भी वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही कि नहीं। भास द्वारा रचित है स्वप्नेवास दत्तम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली एक स्टोरी बताई गई है कौशमी के आपके कौशमी के बेसिकली यहाँ पे राजा हुआ करते थे, और यहाँ पे आप देखोगे उदयन है ना, उदयन है कौशमी के राजा, और यहाँ पे प्रद्योत हुआ करते थे, कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे दोनों। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक तो आपके हुआ करते थे उदयन और एक हुआ करते थे प्रद्योत, है ना।
तो यहाँ पे ये जो राजा हुआ करते थे, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में कई बार आपको बताया है कि जो राजा उडयन थे उन्हें एलिफेंट की वो बेसिकली क्या करते थे, टेमिंग किया करते थे, मतलब एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन किया करते थे। हाथी उनको इतने ज़्यादा पसंद थे कि कोई हाथी नहीं बचा था जिनका उन्होंने शिकार नहीं किया और या फिर उसको अपने महल में वो नहीं लेके आए हुए हों, है ना। और ये जो किंग उडयन थे ये वीणा बहुत अच्छा बजाते थे और इनके पास एक ऐसी विद्या थी जो कि वो वीणा बजाते बजाते जो हाथी थे उनको अपने वश में कर लिया करते थे और इस तरीके से उनके पास हाथी की बहुत बड़ी आर्मी हो गई थी। और ये जो बात है ये किंग प्रद्योत को ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि सामने वाले का नेम फेम हो रहा था, तो ये किंग प्रद्योत से सहन नहीं होता था। तो किंग प्रद्योत ने क्या किया, यहाँ पे राजा उडयन को अपना बंदी बनाने के लिए उससे ये बोला, बेसिकली उसके लिए यहाँ पे क्या किया, एक नकली हाथी तैयार कर दिया, लोहे से बना हुआ नकली हाथी, और जाके फॉरेस्ट में भेज दिया। और ये जो फॉरेस्ट में भेजा गया था ये उडयन के इलाके में आता था। तो उडयन की आर्मी ने उडयन को जाके संदेशा भेजा कि महाराज हमारे जो जंगल का इलाका है उसमें एक बहुत ही खूबसूरत हाथी आया हुआ है, जबकि वो हाथी नकली था और प्रद्योत ने भेजा था। तो राजा ने कहा, उडयन ने कहा कि उसको भी हम अपने वश में करके महल में लाएंगे। तो जो उडयन है वो जंगल में चला गया और वीणा बजाते हुए उस हाथी को वश में कर रहा था। तभी वो हाथी खुल जाता है और उसमें से सैनिक निकलते हैं और वो उडयन को कैप्चर करके प्रद्योत के महल में ले जाते हैं और वहाँ पे ले जाने के बाद वहाँ बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया जाता है। जैसे ही उनको बंदी गृह में डालते हैं तो जो किंग प्रद्योत रहते हैं वो नहीं बताते कि कैप्चर किया किसने है। तब जो उडयन है वो कहते हैं कि क्षत्रिय होने पे तुम्हें कलंक है कि तुम ये तक नहीं बता रहे हो कि मैं किस राजा के बंदी गृह में हूँ। तब यहाँ पे किंग प्रद्योत जो है वो खुद सामने आते हैं, किंग उडयन से बताते हैं कि मैंने तुम्हें बंदी बनाया। तब ये जो किंग उडयन है, ये राजा उडयन उनसे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाम पे तुम पे कलंक है, तुम्हें अगर मुझे जीतना ही था तो युद्ध करके जीतते। तब यहाँ पे क्या होता है कि किंग प्रद्योत जो है वो राजा उडयन से कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो मैं आपको तभी छोड़ूंगा जब यहाँ पे आप मुझे अपना गुरु मानोगे, है ना, और गुरु मानोगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो किंग प्रद्योत रहते हैं वो ऐसा कहते हैं उडयन से कि मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे हाथी को वश में करने की कला बताओगे, वीणा बजाकर कि वीणा बजाकर हाथियों को वश में कैसे किया जाता है। तब उडयन जो है वो बोलते हैं कि बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको मुझे गुरु मानना पड़ेगा, मतलब कि मैं आपका गुरु हूँ ऐसा आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उडयन ने बोला ऐसे कैसे मान सकता हूँ मैं, किंग प्रद्योत ने बोला कि ऐसे कैसे मान सकता हूँ उसको गुरु मैं, ये तो मेरा दुश्मन है। तो उडयन तो प्रद्योत यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी बेटी से बोल देते हैं कि तुम गुरु मान लो, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रद्योत है वो उडयन से ऐसा कह देते हैं कि भाई एक मेरी दूर की रिश्तेदार है, आप उसको वीणा सिखा दो, जबकि वो खुद की सगी बेटी होती है ना। और साथ में वो कहते हैं कि वीणा आप सिखाओगे तो बीच में पर्दा रहेगा, क्यों, ताकि वो उनकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, उनकी बेटी जो है उडयन की नज़र उनकी बेटी पे ना पड़ पाए, इसीलिए वो यहाँ पे पर्दे की बात कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो आपकी क्या कहते हैं, उनकी जो बेटी रहती है उनकी बेटी का नाम ही होता है वासदत्त, उनकी बेटी का नाम होता है। फिर इस तरीके से पर्दा एक दिन खुल जाता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एंड दिस इज हाउ उडयन और यहाँ पे वासदत्त की लव स्टोरी बताई गई और किस तरीके से वो लोग भाग जाते हैं महल को छोड़ के, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी हो गई बट इंटरेस्टिंग स्टोरी थी तो मैंने आपको बता दी। तो स्वप्न वासदत्त जो भास के द्वारा लिखी गई है वो उडयन और वासदत्त की कहानी के ऊपर है, लव स्टोरी के ऊपर है, उनकी मैरिज के ऊपर है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बुक है अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखी हुई है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित मतलब कि इसमें जो गौतम बुद्ध हैं, जो कि बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या फेजेस हुए थे, उनकी लाइफ में आप कह सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने सैल्वेशन किया, किस तरीके से उन्होंने रेनेंसिएशन किया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बुद्ध चरित्र में बताई गई हैं कि आखिरकार गौतम बुद्ध का चरित्र कैसा था, कैरेक्टर्स कैसे थे, ये सारी की सारी बताई गई हैं इसमें। देन है आपकी सौंदर्य आनंद, ये भी आपकी बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। सौंदर्य आनंद की अगर मैं बात करूंगी तो बेसिकली इसमें नंद डायनेस्टी का भी यहाँ पे क्या होता है, जिक्र होता है ना, नंद डायनेस्टी का। जो आपकी बुद्ध चरित्र है, बुद्ध चरित्र जो है ये आपकी संस्कृत भाषा में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ये जो है ये आपकी संस्कृत भाषा में।
संस्कृत लैंग्वेज में है। फिर आपकी आती है वज्र सूची। जो वज्र सूची है, ये वज्र सूची की अगर मैं बात करूंगी तो ये सामवेद से एसोसिएटेड है। सामवेद हमने वेद में पढ़ा था, हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद से एसोसिएटेड है आपकी ये वज्र सूची, जो कि अगेन किसने लिखी है, अश्वघोष ने लिखी हुई। तो ये तीनों ही बुक इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी इसको याद कर लोगे तो मेंस एग्जामिनेशन में भी 3 मार्कर में ये पूछा जाता है। तो अभी आपको याद हो जाएंगे तो 3 मार्कर में आप आसानी से लिख सकते हो अश्वघोष। सिंपल की सिंपल सी बात है, क्या है, अश्वघोष। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई अश्व है, अश्व मतलब घोड़ा, एक घोड़ा है, वो कैसा है, बुढ़ा है, तो बुद्ध चरित हो गई, ठीक है। अब वो जो घोड़ा है बुढ़ा जरूर है लेकिन वो सुंदर भी है, तो आपकी हो गई सौंदर्य आनंद। और उस घोड़े का नाम क्या है, तो उस घोड़े का नाम है सुचि। याद हो गई कि नहीं, कितनी इजीली मैंने आपको तीनों बुक्स के नाम याद करवा दिए। अश्वघोष, अश्व बुढ़ा है तो बुद्ध चरित, अश्व जो है वो सुंदर है बुढ़ा होने के बाद भी, इसलिए सौंदर्य आनंद। और उसका जो अश्व है उसका नाम हमने रखा है सुचि, तो यहाँ पे हो गया वज्र सूची। याद हो गया कि नहीं, वेरी सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे याद करवा दिया। आगे चलते हैं। यहाँ पे बात हो रही भाई बुक रिटन बाय कालिदास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, कालिदास एक ऐसे संस्कृत स्कॉलर थे, बेसिकली ये संस्कृत स्कॉलर हैं भाई कालिदास। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक है, ये भी आपको पता होगा। अब कालिदास की मैं अगर बात करूंगी तो आप सभी को पता होगा भाई कि कालिदास जो हैं उन्होंने, कालिदास की भी बहुत सुंदर सी स्टोरी है ना। ये आप लोगों को अभी मैं फिर से स्टोरी सुनाऊंगी तो टाइम अगेन बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए स्टोरी अभी नहीं सुना रही हूँ। बट आप लोग ये याद रखेंगे कि भाई जो कालिदास हैं, जो कालिदास की बुक्स हैं वो जनरली संस्कृत में थी। कालिदास को पहले विद्या का ज्ञान नहीं था, ही वॉज नॉट नॉलेजेबल पर्सन, बट उनकी इस लाइफ में एक ऐसी स्टोरी हुई जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो गए। दो आई एम नॉट गोइंग टू नरेट द स्टोरी बिकॉज इट विल देन द लेक्चर विल बिकम वेरी लेंदी। ओके, तो यहाँ पे कालिदास के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उसमें से एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। एक यहाँ पे लिखी हुई है अभिज्ञान शकुंतलम। बेसिकली इसमें दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से दुष्यंत और शकुंतला की मैरिज होती है, किस तरीके से वो लोग अफेयर, उनका जो लव अफेयर है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, है ना। सेकंड मैं यहाँ पे बात करूंगी विक्रम उर्वशी। विक्रम उर्वशी देखो ऑल इन संस्कृत लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कालिदास है वो संस्कृत के स्कॉलर थे। फिर यहाँ पे विक्रम उर्वशी की बात हो रही है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो विक्रम है ना, इनका पुरुरवा भी नाम था, पुरुरवी नाम देखने को मिलता है। इनकी लव स्टोरी बताई गई है उर्वशी से, जो कि एक अप्सरा हुआ करती थी, ठीक है। तो उर्वशी एक अप्सरा है और विक्रम उर्वश्यम जो है बेसिकली ये जो है कालिदास है ना, कालिदास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एक क्रिएचर है, उनकी राइटिंग है। यहाँ पे थर्ड है रघुवंशम, अगेन इंपॉर्टेंट। रघुवंश क्या समझ में आ रहा है, रघुकुल का वंश, मतलब कि इसमें जीनोलॉजी बताई गई है। किसकी बताई गई है, जो सूर्यवंश है, सूर्यवंश दैट इज राम के बाद लवकुश आए और राम के जो फादर थे राजा दशरथ, उनके जो भाई थे, जीनोलॉजी बताई गई है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे रघुवंशम में, है ना, रघुवंशम में। और साथ साथ में रघुवंशम में ये भी बताई गई है किस तरीके से यहाँ पे जो राम और सीता हैं वो एग्जाइल में चले जाते हैं, 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, और किस तरीके से उनका सेपरेशन होता है, किस तरीके से उनके बच्चे होते हैं, लव और कुश, ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये हमें रघुवंशम में देखने को मिलती है। सेकंड आता है हमारा कुमार संभव। कुमार संभव में बेसिकली हमें जानकारी मिलती है कि किस तरीके से तारकासुर का वध हुआ था, किस तरीके से शिव और पार्वती की शादी हुई थी, इसमें कामदेव को किस तरीके से मारा गया था, ये भी स्टोरी इसमें बताई गई है। और इसमें खूबसूरती बताई गई है बेसिकली हिमालय पर्वत की। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये हमें कुमार संभव में देखने को मिलती हैं, जो कि अगेन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, कालिदास के द्वारा लिखित ये पुस्तक है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आती है मेघदूत। मेघदूत भी बहुत आपकी इम्पॉर्टेंट बुक है। मेघदूत में यहाँ पे ना जो यक्ष होते हैं, यक्ष और यक्षिणी जानते हो आप लोग, बेसिकली यक्ष और यक्षिणी जो हैं वो भगवान के द्वारपाल होते थे, आप ऐसा कह सकते हो। जो भगवान के द्वारपाल होते थे उनको यक्ष और यक्षिणी बताया गया। तो यहाँ पे एक यक्ष होता है, वो अपनी यक्षिणी को लेटर्स भेजता है मेघों के द्वारा, मतलब मेघ को यहाँ पे दूत बनाया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मेघों को संदेशा
भेजता है कि जाओ मेघ और मेरी यक्षिणी को जाके ये सारे के सारे बातें जो हैं, मेरे अंदर के जो इमोशंस हैं वो जाके बताओ, ठीक है। तो मेघ दूतम में मेघ को यहाँ पे दूत की तरह, मतलब एज अ कम्युनिकेटर जो है, आप कैसे मीडिएटर जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है बहुत ही ब्यूटीफुली, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम जो पुष्यमित्र शुंग हैं, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर, उनका जो बेटा है अग्निमित्र, वो यहाँ पे हीरो बना हुआ है मालविका अग्निमित्रम में, जो कि अपनी ही एक यहाँ उनके कोर्ट में ही एक डांसर सिंगर हुआ करती थी जिसका नाम था मालविका। उसमें ये जो है ही फॉल इन लव विद दैट मालविका, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ मालविका अग्निमित्रम विच इज़ अ वेरी, आप कह सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग है कालिदास की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी की सारी मैंने आपको बता दी, सभी की सभी संस्कृत में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको आप याद रखोगे, है ना। आगे चलते हैं, फिर है बुक रिटन बाय अमर सिंह। अमर सिंह ने कौन सी, अमर सिंह ने लिखी थी अमर कोश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमर कोश बेसिकली हिंदी ग्रामर की पहला जो कंपाइलेशन है, डिक्शनरी है ना, ये जो अमर कोश है इसका मतलब ही है डिक्शनरी। तो हिंदी ग्रामर की पहली जो डिक्शनरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, अमर सिंह के द्वारा लिखी गई। किस में लिखी गई है, तो अमर कोश में लिखी है। आई होप आपको इतने पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है भाई वारामिहिर की। वारामिहिर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी आप देख लो, वारामिहिर बेसिकली इनका जो बर्थ है वो उज्जैन में हुआ था, कायथा में हुआ था। तो MPPSC का प्री दे रहे हो तो ये फैक्ट भी यहीं पे याद रख सकते हो कि वारामिहिर की जो बर्थ प्लेस है दैट इज इन कायथा, उज्जैन। उसके बाद इनने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, तो एक तो है इनकी पंच सिद्धांतिका, दूसरी है इनकी बृहद संहिता, है ना। अब ये जो पंच सिद्धांतिका, बेसिकली वारामिहिर एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, मैथमेटिशियन हुआ करते थे। पंच सिद्धांतिका जो है इसमें उन्होंने 5 सिद्धांत बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं, 5 सिद्धांत, जैसे सूर्य सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आप लोग याद रखोगे, किससे रिलेटेड, वारामिहिर से रिलेटेड। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात होती है आर्यभट्ट के द्वारा कौन कौन सी यहाँ पे किताबें लिखी गई हैं। ये बेसिकली इंटरचेंज हो गया, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है आर्यभट्टिया, और दूसरी है यहाँ पे सूर्य सिद्धांत, है ना। तो आर्यभट्ट आप याद रखोगे, आर्यभट्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्यभट्ट की अगर मैं बात करूँगी तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बेसिकली जो हमारा ज़ीरो, जिसकी हम बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो का इन्वेंशन किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही भारत के एक, आप कह सकते हो महान व्यक्ति, महान स्कॉलर, महान विद्वान ने किया था, जिसका नाम है यहाँ पे आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो क्योंकि इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो की जो हम बात करते हैं वो इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट हम आते हैं विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा जो हैं उनकी बहुत ही फेमस, बच्चों को पसंद रहती है उनकी किताबें, तो पंचतंत्र, बच्चों को पसंद है पंचतंत्र। एक स्टोरी बता देती हूँ भाई, आपने मंकी क्रोकोडाइल की स्टोरी तो सुनी होगी कि रोज़ क्रोकोडाइल मंकी के पास आता था जामुन खाने, और क्रोकोडाइल बड़े ही मज़ेदार तरीके से जामुन को खाया करता था। अब क्रोकोडाइल बड़े ही मज़ेदार तरीके से जब जामुन को खाया करता था तो अपनी वाइफ के लिए भी ले जाया करता था। तो एक बार उसकी वाइफ ने बोली कि भाई जब तुम्हारे मंकी के पास इतनी अच्छी जामुन है, जब वो इतना मीठी चीज़ देता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, बहुत मीठा होगा, तो उसको दिल को लेके आओ। तो क्रोकोडाइल जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें इनवाइट किया है, चलो मेरे साथ। तो मंकी जो है वो क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ जाता है, पानी के बीचों बीच जाता है, और पानी के बीचों बीच जब जाता है तो क्रोकोडाइल उसे बता देता है कि हम तो तुम्हारा दिल खाने के लिए तुम्हें ले जा रहे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ की क्रेविंग है कि तुम्हारा दिल कितना मीठा होगा, है ना। और ये सुनते ही मंकी क्या कह देता है, मंकी कह देता है दिल तो मैं अपना पेड़ पे ही छोड़ आया, तो वो लेके तो आने दो। तो इसमें समझ में आती है कि इडियोक्रेसी ऑफ क्रोकोडाइल एंड आप इंटेलेक्चुअलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ मंकी, है ना। तो ये स्टोरी आपकी पंचतंत्र में ही है, और भी कई सारी स्टोरीज गिवन है, जस्ट आई हैव गिवन वन एग्जांपल टू यू सो दैट आपका इंटरेस्ट जो है वो बुक्स में बना रहे। तो विष्णु शर्मा की है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया है। देन है आपकी कामंडक, दैट इज नीति शास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्कर में कई बार पूछा जा चुका है। नीति सार कामंडक द्वारा लिखी गई है। अब ये जो नीति सार पुस्तक है इसमें क्या लिखा हुआ है, बेसिकली आपके पॉलिटिक्स में क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सारी की सारी जो बातें ही किसमें बताई गई हैं, नीति सार में बताई हैं। उसके बाद बात करते हैं रवि कीर्ति द्वारा लिखित ए होल
प्रशस्ति की, है ना, ऐहोल इंस्क्रिप्शन की। ऐहोल इंस्क्रिप्शन आपके लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली पुलकेशिन से रिलेटेड है, राजा पुलकेशिन से रिलेटेड है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर ये संस्कृत भाषा में है, ये भी मैं आपको बता दूं कौन सी लैंग्वेज में है, तो संस्कृत लैंग्वेज में। तीसरी चीज़, ये आज प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आज के कर्नाटक में प्रेजेंट है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आज के प्रेजेंट स्टेट की बात करेंगे तो कर्नाटक में प्रेजेंट है। ऐहोल प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ, जिसमें तारीफ करी जाए, जहाँ इंस्क्रिप्शन में तारीफ होती है वहाँ पर उसे हम इंस्क्रिप्शन ना कहते हुए प्रशस्ति कह देते हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं मेगस्थनीज की, जिसने लिखा था इंडिका। इंडिका जो है आप सभी बहुत ही फेमस बुक है। आज हालांकि ये जो है हमें कंपाइलेशन फॉर्म में नहीं मिली है, इसके अलग अलग पार्ट्स मिले हैं जिसे हम इकट्ठा करके आज पढ़ते हैं। तो ये जो मेगस्थनीज की बुक है इंडिका, इस इंडिका बुक में बेसिकली जो मौर्य एम्पायर है, मौर्य डायनेस्टी है, उस मौर्य डायनेस्टी जो है उसकी सोशल लाइफ बताई गई है कि किस तरीके से उसकी सोशल लाइफ क्या थी, वहाँ पे सोसाइटी को किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, कैसे सोसाइटी रहा करती थी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो किस में लिखी है, बेसिकली आपकी इंडिका में लिखी हुई है, जो कि मेगस्थनीज द्वारा लिखित है। और मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक एम्बेसडर हुआ करता था, है ना, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। ऑलराइट, आगे चलते हैं। राजशेखर के द्वारा लिखित बुक्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आप लोग याद रखोगे। बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई, एक तो आपकी कर्पूर मंजरी, यहाँ पे थोड़ा सा कामूर लिख दिया, दिस इज कर्पूर मंजरी, ओके, कर्पूर मंजरी है। देन उसके बाद बाल रामायण, बाल भारत, देन काव्य मीमांसा, भुवन कोश, हर विलास, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं ये राजशेखर के द्वारा लिखित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, है ना। आगे चलते हैं, आगे फिर हम यहाँ पे आते हैं बुक्स रिटन बाय बाणभट्ट। भाई बाणभट्ट ने कौन कौन सी किताबों को लिखा है। बाणभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हर्षवर्धन के दरबार में थे। सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, हर्षवर्धन के दरबार में थे। ऐसा कहते हैं ना कि भाई जो ऑथर होता है वो क्या करता है कि किसी भी राजा महाराजा रानी राजा को कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है, ये एक ऑथर के हाथ में होता है। भाई ऑथर क्या चाहता है, तो यहाँ पे जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट ने यहाँ पे जो इनके ये बेसिकली हर्ष के दरबार में थे हर्षवर्धन के, और उनके ऊपर ही इन्होंने लिखी थी हर्षचरित। हर्षचरित में इन्होंने हर्षवर्धन को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया, इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया कि लोग जो हैं वो हर्षवर्धन को सोचे कि हर्षवर्धन से ज़्यादा महान शासक कोई था ही नहीं। महान थे बट हाँ, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। उसके बाद इनकी एक और यहाँ पे कह सकते हो आप, इनकी एक फर्स्ट नॉवेल लिखी थी इन्होंने जिसका नाम है कादम्बरी। ये दुनिया की पहली नॉवेल मानी जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा पूछा भी जाता है पेपर में कि वर्ल्ड फर्स्ट नॉवेल कौन सी है, तो दैट इज कादम्बरी, है ना, कादम्बरी है। लेकिन कादम्बरी को लिखने से पहले ही बाणभट्ट की डेथ हो जाती है, तो फिर इनके जो बेटे होते हैं जिनका नाम होता है भूषण भट्ट, तो वो इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई बाण कादम्बरी जो है वो किसने लिखी हुई, तो बाणभट्ट ने लिखी हुई है, ठीक है ना, फर्स्ट नॉवेल माना जाता है। और इन्होंने हर्षचरित भी लिखी है हर्षवर्धन के ऊपर, जो कि कन्नौज के राजा हुआ करते थे ना, और कन्नौज के लिए तो 3 पार्टेड स्ट्रगल भी चला था, आप सभी को पता होगा। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे कौटिल्य की बात हो रही। भाई कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका नाम तो बच्चे बच्चे तक जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, दैट इज अर्थशास्त्र, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली जानकारी हमें इसी से मिलती है। और आप सभी को पता होगा अर्थशास्त्र में एक राजा की क्या ड्यूटी होती है वो इसमें बताया है ना, ये इसमें बताया गया है। राजा, उसमें बताया गया है कि भाई जो प्रजा है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के दुख में राजा का दुख है, प्रजा को हमेशा राजा को हमेशा प्रजा के हित में ही कार्य करना चाहिए, और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है और राजा का हित है। ये सारी की सारी जो बातें हैं, मंडल कॉन्सेप्ट हो गया या सप्तांग थियरी की हम बात कर लें, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलती है। और कौटिल्य के ही बहुत सारे नाम हैं, चाणक्य के नाम है, विष्णुगुप्त, ये सारे के सारे नाम किसके हैं, कौटिल्य के ही नाम थे, है ना। तो ये जो पॉइंट है
आप लोग याद रखोगे, मौर्य एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिकली इसमें बात की गई है। आगे बात करते हैं चारक, और चारक ने लिखी हुई है चारक संहिता। चारक संहिता वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। बेसिकली ये जो बुक है ये आपकी मेडिसिन के ऊपर है। किसके ऊपर बुक है भाई? तो ये जो बुक है ये आपकी मेडिसिन के ऊपर बुक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब ये जो चारक संहिता है इसमें बताया गया कि भाई डाइजेशन जो है वो प्रॉपर डाइजेशन कैसे होता है। फिर इसमें ये भी बताया गया कि भाई डाइजेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, फूड कैसे ग्रो होता है, बीमारियों के बारे में बताया गया, उन डिसीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी इसमें बताया गया है। तो ये जो बुक्स है बेसिकली अर्लीस्ट बुक आप कह सकते हो, वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक ऑन मेडिसिन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक चारक संहिता, ठीक है। आगे बात करते हैं भास्कर टू। भास्कर टू जिन्होंने लीलावती लिखी हुई है, भास्कर टू की मैं बात करूंगी तो भास्कर टू जो है बेसिकली है ना, भास्कर टू जो है एक ये मैथमेटिशियन थे। कौन थे भाई? तो मैथमेटिशियन थे। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है लीलावती जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर बुक है। अब इन्होंने इसका नाम लीलावती क्यों रखा था? बुक का नाम कुछ और रख देते, अपने नाम के ऊपर रख देते, भास्करवती रख देते, बट ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि भास्कर टू की बेटी थी लीलावती और ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजर भी थे जो चीज़ों को प्रिडिक्ट करते थे। तो इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मेरी बेटी जो है शी विल रिमेन अनमैरिज एंड चाइल्डलेस, बच्चा भी नहीं होगा कभी और मैरिज भी कभी नहीं होगी, है ना। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें ही इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर नाम के ऊपर किताब लिखी थी लीलावती, जो कि एक मैथमेटिक्स के ऊपर यहाँ पे बुक थी, जिसमें मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम एंड एक्सेट्रा, राइट। तो ये जो है आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। भास्कर टू बुक है, इंपॉर्टेंट है। लीलावती जो है भास्कर टू की किताब है लीलावती, इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। समझ में आए कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। अगेन आ गई है, हाँ। तो यहाँ पे आगे भवभूति द्वारा रचित यहाँ पे उत्तर रामचरित और मालती माधव, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर उत्तर रामचरित की बात करूंगी ना, तो उत्तर रामचरित की मैं बात करूंगी तो इसमें बेसिकली उत्तर मतलब कि बाद की स्टोरी बताई गई है लॉर्ड राम की, और लॉर्ड राम की बाद की स्टोरी में आफ्टर मैरिज बताया गया कि किस तरीके से राजा दशरथ उनको बोलते हैं जाने के लिए, एक्सेप्ट करते हैं, वो फिर उस तरीके से 14 साल का वनवास के लिए चले आते हैं। मतलब कि इसमें दुखी जो उनका जीवन चला था, सौरो जो उनकी लाइफ में था, वो सारी की सारी बातें उत्तर रामचरित में बताई गई हैं कि लास्ट में राम जी के साथ क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज, तो ये भवभूति द्वारा लिखित है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए आप लोग इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ पे आ जाती है भाई ब्रह्म सिद्धांत, जो कि ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी। ब्रह्मगुप्त जो है बेसिकली ये भी एक एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया था, और मैं आपको बता दूं ब्रह्मगुप्त ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी किताब में पहले ही लिख दिया था कि धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो हर चीज़ को अपने आस पास की चीज़ों को अपने ओर खींचती है, और उसको इन्होंने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ये जो बातें हैं ऑलरेडी इन्होंने दे दी थी। मतलब कि अगर मैं आज के पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स की बात करते हो, ग्रेविटी की जो बात करते हो, वो हमारे भारत के विद्वान ने कई हजारों साल पहले ही दे दिया था। बट इसके बावजूद भी हम न्यूटन को मानते हैं ग्रेविटी के लिए, हम न्यूटन का नाम पढ़ते हैं, जबकि नाम इनका पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने पहले ही वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी थी। यस और नो? तो ये इन्होंने ही बताया था। इनकी बुक का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। किसने लिखी हुई है? तो ब्रह्मगुप्त ने लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई दश कुमार चरित जो कि दंडी द्वारा लिखित पुस्तक है। दश कुमार चरित की अगर मैं बात करूंगी तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें बेसिकली देखो ये संस्कृत भाषा में है और इसमें रोमांटिक स्टोरीज है, रोमांस के प्रोज वगैरह लिखे हैं, रोमांस के प्रोज वगैरह मतलब कुछ पोएम के फॉर्म में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो ये जो है आपकी दश कुमार चरित जो है संस्कृत भाषा में, ये आप लोग याद रखोगे। हर्षवर्धन जिनकी मैं भी बात कर रही थी भाई, जो बाण भट्ट हैं, बाण भट्ट हर्षवर्धन के ही कोर्ट में थे, मैं आपको बता चुकी हूँ। यस और नो? तो यहाँ पे इन्होंने इनकी जो किताबें हैं आप देख सकते हो भाई, एक तो है इनकी प्रियदर्शिका रत्नावली नगानंद, है ना, यहाँ पे नागानंद। तो जो नगानंद है बेसिकली इस किताब में एक पर्सन है जिमूत वाहन जिसका नाम है,
और वो किस तरीके से सेल्फलेसली दूसरों की मदद करता है, उसके बारे में जो स्टोरी है वो इसमें बताई गई। किस में बताई गई है भाई? तो नागनंद में, या इसको नगानंद भी कह सकते हो, इसमें बताई गई है। फिर यहाँ पे रत्नावली में उडयन और रत्नावली की स्टोरी बताई गई है भाई, राजा उडयन और रत्नावली की स्टोरी बताई गई है। अब किस किस की स्टोरी है ना, ये वैसे तो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, बट आपकी इंटरेस्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ, है ना। और प्रियदर्शिका जो है एक प्रिंसेस हुआ करती थी जिसका नाम था अरण्यक। क्या नाम था? अरण्यक। उन्हीं की वजह से यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये अरण्यक जो किताब है बेसिकली प्रियदर्शिका, इसमें अरण्यक जो प्रिंसेस है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर हम यहाँ पे आते हैं हुइंग सांग के बारे में, जिसकी किताब का नाम है सी यू की जो है ये बुद्धिस्ट, जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उनके जो अवशेष मिले थे और उनका किस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, वेस्टर्न वर्ल्ड में किस तरीके से बुद्धिज़्म फैला, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हमें यहाँ पे सी यू की में जानकारी मिलती है। लगभग जब हुइंग सांग आए थे 17 साल ये भारत में रहे थे, क्योंकि गौतम बुद्ध के क्या अवशेष भारत में हैं, उनके क्या स्तूप हैं, इन सब की जानकारी ये प्राप्त करने आए थे और उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे देखा था, बहुत कुछ यहाँ पे समझा था। तो हुइंग सांग अगेन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिनकी बुक का नाम है सी यू की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बात हो रही है भाई हाल द्वारा रचित, यहाँ पे हाल द्वारा रचित है गाथा सप्तशती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती। अगर मैं इसकी बात करूंगी ना गाथा सप्तशती की, तो सबसे पहली बात बाकी सारी बुक्स में इसमें ये डिफरेंस है कि जो गाथा सप्तशती है ये प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तो ये याद रख लेना प्लीज आप लोग की ये प्राकृत भाषा में है। फिर दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं गाथा सप्तशती के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था काम सूत्र के बारे में, जो कि बेसिकली इरोटिक और सेक्सुअल फीचर्स के बारे में बुक थी, ये उसकी ऑपोजिट थी, मतलब ऑपोजिट टू काम सूत्र। इसमें लव को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कंफ्यूजिंग बताया गया, कॉम्प्लेक्स बताया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गाथा सप्तशती जो है हाल द्वारा रचित एक किताब है, तो इसको आप पॉइंट को आप याद रखोगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ रही है, ओके जस्ट अ सेकेंड, नहीं आगे तो हम, हाँ इसके बाद पाणिनि के द्वारा रचित क्या है? अष्टधाई, जो कि एक संस्कृत की एक ट्रीट साइट है, मतलब संस्कृत से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी गई, संस्कृत भाषा में है, ये आप याद रखोगे ना। फिर पतंजलि द्वारा रचित है महाभाष्य, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पतंजलि से कई बार पेपर में पूछा गया है कि भाई महाभाष्य जो है किताब वो किसने लिखी हुई है? तो महर्षि पतंजलि ने लिखी, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे बात करें भाई तेनाली रामकृष्ण की, जो कि इनकी किताब का नाम है पांडुरंग महामत्यम। क्या नाम है? पांडुरंग महामत्यम। अब ये जो पांडुरंग महामत्यम है, इसमें एक पर्सन रहता है जो कि भगवान को नहीं मानता है ना, अथीस्ट रहता है, और उसके बाद एक गुरु रहते हैं, उन गुरु के सेजेस रहते हैं। किस तरीके से वो अथीस्ट उनके प्यार में आ जाता है, लव मतलब कि लव में फॉल हो जाता है। ये जो स्टोरी है ये पांडुरंग महामत्यम में बताई गई है, जो कि किसकी है? तेनाली रामकृष्ण की है। तेनाली रामकृष्ण की तो कितनी सारी स्टोरीज आप लोग पढ़ते रहते हो, बचपन में पढ़ी होगी, ये तो मैंने आपको एक ही बताई, और भी कितनी सारी स्टोरीज हैं तेनाली रामकृष्ण की, ऐसा नो, तो वो सारी की सारी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांडुरंग महामत्यम। प्लीज आप लोग इस वाले फैक्ट को ना याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बात हो रही है कुछ कुछ आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट सेकेंड, हाँ कुछ कुछ ये जो है आपकी साउथ की है, ये साउथ बेसिकली जो हम वो पढ़ते हैं चोर चेल पांडे, है ना, सदन में जो हम किंगडम्स को पढ़ते हैं, तो उसकी बुक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। सतनार जो है, सतनार की है मणिमेंकलाई, और फिर है दूसरी आप यहाँ पे देखोगे मणिमेंकलाई के अलावा यहाँ पे देखोगे चिथलाई सतनार, अगेन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखोगे ना, चिथलाई सतनार, मणिमेंकलाई या मणिमेंकलाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सतनार द्वारा रचित मणिमेंकलाई इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार बोल चुकी हूँ, याद रखना। फिर है आपकी इलांगो अडिगल द्वारा रचित है, अगेन इंपॉर्टेंट है। इलांगो अडिगल की जो किताब है भाई, इन्होंने लिखी थी शिला
पडिक्करम, शिला पडिक्करम, अगेन बोल रही हूँ, इलांगो एडिगल द्वारा रचित है शिला पडिक्करम, इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है। फिर है श्री हर्ष ने कौन सी लिखी थी, तो श्री हर्ष की एक और है नेषद चरित, ठीक है, नेषद चरित अगेन इंपॉर्टेंट बुक है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, इसकी स्टोरीज अब बहुत डिटेल में आपको अब जानने की जरूरत नहीं, जो स्टार्टिंग की स्टोरीज थी वो इसलिए भी बता दी क्योंकि इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लेती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। हाउएवर ये भी बुक्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हो, है ना। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी हुई है मृच्छकटिकम, ये भी पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी, बहुत बार पूछी जा चुकी, इसको भी आप लोग याद रखोगे, है ना, शूद्रम द्वारा रचित मृच्छकटिकम। फिर यहाँ पे आ जाती है जयदेव, जयदेव के द्वारा रचित थी गीत गोविंद, और गीत गोविंद के बाद प्रसन्न राघव, बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद और प्रसन्न राघव, इसको भी आप लोग बिल्कुल ना याद रखोगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद और प्रसन्न राघव दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे वीरसेन द्वारा रचित कौन सी किताब है, तो ये आप याद रखोगे नवरत्न, नवरत्न किसने लिखी है, नवरत्न को कौन जीत सकता है, जो वीर हो, जो वीर है वही रत्नों को जीत सकता है, वो भी नवरत्नों को, तो नवरत्न जो है वो किसने लिखी है, तो वीरसेन ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं पे याद होगी। फिर है सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, सूरदास आप सभी को पता है कि भाई देख नहीं सकते थे, ब्लाइंड थे, उसके बाद भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुआ करते थे, इनसे बड़ा कृष्ण भक्त कोई भी नहीं था, क्यों, क्योंकि इन्होंने भगवान को कभी देखा ही नहीं, और ये जब भी मंदिर जाते थे तो लोग इनसे पूछते थे भाई तुमने भगवान को नहीं देखा, किसकी पूजा कर रहे हो, तो बोले मैंने भले ही भगवान को नहीं दिख रहा, बट क्योंकि मैं इस मंदिर में रोज आ रहा हूँ तो भगवान तो मुझे देखता होगा, मतलब कि ब्लाइंड होने के बाद भी कितने बड़े भक्त हुआ करते थे कृष्ण के, कृष्ण भक्ति कल्ट को ये बिलोंग करते थे। इनकी किताब है सूरसागर, सिंपल सी है, सूरदास की सूरसागर, आप लोगों को याद हो गई होगी। तो अब हम मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ मूव करते हो। मिडाइवल हिस्ट्री में जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट बुक आती है जो कि हसन निज़ामी द्वारा लिखी हुई है, दैट इज ताजुल मसीर। ताजुल मसीर की अगर मैं बात करूंगी किस लैंग्वेज में लिखी है, तो ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी है। आप सभी को पता है कि भाई सबसे पहले अरब्स आए थे, फिर टर्किश आए थे, फिर बाद में अफगान आए थे, यस और नो, जब मुस्लिम इन्वेजन की हम बात करते हैं। तो ये जो इसकी लैंग्वेज है ये बेसिकली किस में लिखी गई है, तो टर्किश भाषा में ये लिखी गई है। अब इस बुक में है क्या, तो इसमें बेसिकली जो पॉलिटिकल इवेंट्स है दिल्ली सल्तनत के वो इसमें वो बताए गए, और ये किसके कोर्ट में रहे, तो हसन निज़ामी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक और साथ साथ में इल्तुतमिश, दोनों के दरबार में रहे, दोनों के कोर्ट को एडोन किया है। किसने एडोन किया है, तो हसन निज़ामी ने। इसलिए लगभग जो अर्ली इवेंट्स थे दिल्ली सल्तनत के, अर्ली जो थ्रोन पे स्टैब्लिशमेंट हुआ था, एक्सेशन हुआ था, वो सारी की सारी जो बातें हैं वो किस में लिखी हुई है, ताजुल मसीर में, जो कि टर्किश लैंग्वेज में है। और किसने इसको ऑथर किया है, तो दैट इज हसन निज़ामी। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम आते हैं द बुक रिटन बाय पंपा। बेसिकली आप लोग जनरली बहुत सारी बुक्स को पढ़ते हो, बट ऐसी जो बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है बट उनको स्किप कर देते हो। तो पंपा एक बुक है, पंपा ऑथर हैं, इनकी बुक का नाम है विक्रम अर्जुन विजय। विक्रम अर्जुन विजय बेसिकली जो महाभारत है उसका ये कन्नड़ वर्जन है। अगर मैं पंपा की बात करूंगी तो ये एक जैन पोइट है, मतलब कि इनका जो धर्म था वो जैनिज्म इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था, तो ये जैन थे। और इनकी जो बुक है विक्रम अर्जुन विजय, ये बेसिकली किसका कन्नड़ वर्जन है, मैंने आपको बता दिया महाभारत का, है ना। और महाभारत किसने लिखी आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, दैट इज वेद व्यास जी ने लिखी है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये कन्नड़ वर्जन है किसका, महाभारत का कन्नड़ वर्जन है। क्यों, क्योंकि आजकल महाभारत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही है। आप लोग देखते होंगे कि आजकल जब सबसे ज़्यादा श्लोक्स जो हैं महाभारत के ही, चाहे इंस्टा हो फेसबुक हो, हम जो है मतलब आज मॉडर्न वर्ल्ड में ज़रूर एंटर कर गए, बट कहीं ना कहीं हमारे प्रिंसिपल्स, कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी, थॉट आज के ज़माने में भी रहने के बाद हम कहाँ से उसको लेना चाह रहे हैं, तो हम उसको गीता जो है वहाँ से लेना चाह रहे हैं, यस और नो। तो इसलिए जो आपके रिलीजियस कुछ टेक्स्ट हैं जिनका कन्वर्जन हुआ है, जिसको दूसरे वर्जन में कन्वर्ट किया गया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है मिनाज उस सिराज की, इनकी बुक का नाम है तबाकत नसीरी। अगेन ये वाली बुक भी इंपॉर्टेंट है, तबाकत नसीरी। अगर मैं तबाकत नसीरी की बात करूँगी तो इसमें ये बेसिकली लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखी है, तो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। देखिए सबकी लैंग्वेज याद करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज सबकी नहीं पूछी जाती, बट कुछ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ये ताजुल मसीर और आपकी दूसरी तबाकत नसीरी दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग फेज जो दिल्ली सल्तनत का था, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी हुए थे वो इस बुक में डिफाइन है। आफ्टर ऑल हम जो है हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, थ्रू द सोर्सेज, एंड दीज आर द लिटरेरी सोर्सेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू
फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो दिस इज़ मिनाज उर सिराज, जिनकी बुक का नाम है तबाकत नसीरी, जो कि कौन सी लैंग्वेज में है, जो कि आपका पर्शियन लैंग्वेज में है। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की अगर मैं बात करूंगी तो बेसिकली ये पॉलिटिकल थिंकर हुआ करते थे। पोएट तो नहीं कह सकते हैं, मतलब कविताएं वगैरह नहीं लिखते थे, बट ही वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर इन द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत। उस टाइम पे पॉलिटिकल थिंकर हुआ करते थे और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा भाई, तारीख फिरोज शाही, फटवा ए जहांदरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी अगर जियाउद्दीन बर्नी की, मैंने जैसा कि बोला ही वॉज पॉलिटिकल थिंकर, है ना। तो ये किसके दरबार में थे, दैट मीन्स इन्होंने किसके कोर्ट को एडोन किया था, तो वेरी सिंपल, इट इज़ FST एंड MBT, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो ये आप याद रख सकते हो कि फिरोज शाह तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों के कोर्ट को एडोन किया था जियाउद्दीन बर्नी ने। और तारीख फिरोज शाही जो बुक है वो फिरोज शाह तुगलक के रेन को बताती है बेसिकली, कि फिरोज शाह तुगलक ने किस तरीके से डेवलपमेंट किया था दिल्ली सल्तनत में। आफ्टर ऑल ही इज़ नोन एज द अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये आप सभी को पता होगा। तो फिरोज शाह तुगलक के जितने भी अचीवमेंट्स थे, बेसिकली उन्होंने आर्टरीज ऑफ द एम्पायर को बिल्ड किया था डेवलपमेंट में दिल्ली सल्तनत के। तो वो सारी की सारी चीज़ें तारीख फिरोज शाही में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फतवा ए जहांदरी की, तो फतवा ए जहांदरी जो है बेसिकली इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर आप देखोगे तो जो आपके जियाउद्दीन बर्नी है, आप कह सकते हो ही वॉज अ स्टॉन्च मुस्लिम। स्टॉन्च मीन्स कट्टर मुस्लिम धर्म को मानते थे कौन, जियाउद्दीन बर्नी। और ये जो फतवा ए जहांदरी बुक है, इस बुक में उन्होंने क्लियरली बताया है कि अगर मुस्लिम किंग्स को सुप्रीमेसी गेन करनी है तो ब्राह्मण्स को किल करना पड़ेगा। ये क्लियरली इस बुक में लिखा हुआ है फतवा ए जहांदरी में, है ना। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता देती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट जो है इन बुक्स में बना रहे, अदरवाइज बुक्स याद करना इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट बिकम्स बोरिंग ऑल्सो। सो जो ये फतवा ए जहांदरी है, ये आप लोग याद रख लोगे, इंपॉर्टेंट बुक है जियाउद्दीन बर्नी की। एक हजरतनामा भी इनकी बुक है, हालांकि मसीर सादत जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लीज़ आप लोग तारीख फिरोज शाही एंड हजरतनामा, और एक आपकी है फतवा ए जहांदरी, ये तीनों बुक्स जो हैं आप लोग जियाउद्दीन बर्नी की याद रखोगे, जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर हुआ करते थे FST एंड MBT के कोर्ट में, ऑलराइट। और ये तारीख फिरोज शाही की अगर मैं बात करूंगी तो स्टार्टिंग से दिल्ली सल्तनत का जिस तरीके से स्टैब्लिशमेंट हुआ है, और फिरोज शाह तुगलक के स्टार्टिंग के जो 6 साल थे वहाँ तक बेसिकली इस बुक में जो है आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है बुक रिटन बाय इसामी, जिसका इसामी तो इनको बेसिकली शॉर्ट में बोला जाता था, इनका जो रियल नेम था दैट इज़ अब्दुल मलिक इसामी। अब्दुल मलिक इसामी जो है इनका पूरा नाम था, और ये इसामी जनरली शॉर्ट में बोल दिया जाता था। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी दैट इज़ फुतूह उल सलातिन, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग याद रख सकते हो, फुतूह उल सलातिन। इस बुक में भी दिल्ली सल्तनत के बारे में ही बहुत कुछ बताया गया है, ठीक है। तो आप ये फुतूह उल सलातिन वाली जो बुक है इसको याद रखोगे। और इसको बेसिकली इसका एक और भी नाम है दैट इज़ शाहनामा ए हिंद, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, शाहनामा ए हिंद, शाहनामा ए हिंद। मतलब कि बेसिकली स्टार्टिंग में जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ था तो स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ था वही चीज़ें इस बुक में बताई गई। इसका दूसरा नाम है शाहनामा ए हिंद, और लैंग्वेज इसकी अगेन पर्शियन है, पर्शियन लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। बेसिकली दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्परर, मुगल्स में जितनी भी आपको बुक्स देखने को मिलेंगी या तो वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी होंगी या फिर टर्किश लैंग्वेज में। लेकिन मुगल एम्परर में जब हम एंटर करते हैं तो उनकी एक आप कह सकते हो वन एंड ऑल एक उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी पर्शियन, है ना। ऐसा क्वेश्चन में भी कई बार पेपर में भी पूछा जाता है कि भारत की जो हमारी राष्ट्रभाषा है दैट इज़ हिंदी, हिंदी के पहले क्या हुआ करती थी, एक संपूर्ण भारत में कौन सी भाषा का प्रचलन हुआ करता था, तो दैट इज़ पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज ही एक वन लैंग्वेज हुआ करती थी जो अकबर ने स्टार्ट करी थी बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में, है ना। तो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। आगे बात करते हैं अबुल फजल की। अबुल फजल ने वेरी इंपॉर्टेंट बुक, कई बार बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है बुक, जिसका नाम है अकबरनामा, है ना। अकबरनामा, नामा का मतलब हो जाता है स्टोरी, है ना, मतलब स्टोरीज ऑफ अकबर यहाँ पे बताई गई हैं। अकबर किस तरीके से बड़े हुए, उनकी कौन कौन सी रिलीजियस पॉलिसीज़ थी जिसको उन्होंने टेकअप किया था, साथ साथ में क्या क्या उनकी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स थी, ये सारी की सारी
जो बातें हैं ये अकबरनामा में लिखी गई हैं। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। मैं आपको बता दूं, जब अबुल फजल जो हैं बेसिकली ये अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे, ये आपको मालूम होगा। अब ये जो अकबरनामा है, अकबरनामा को ही रेफरेंस मानकर हुमायूं क्या कहते हैं, हुमायूंनामा और बाबरनामा लिखी गई थी, ठीक है ना। मतलब कि बाबर जब था तब नहीं लिखी गई थी बाबरनामा, बाबरनामा अकबर ने लिखवाई थी। तो ये हुमायूंनामा भी इसके बाद ही लिखी गई थी अकबरनामा को रेफरेंस मानकर। ऐसा बोलते हैं कि लगभग इसको 7 साल लगे थे, 7 ईयर्स लगे थे पूरी अकबरनामा लिखने में। हालांकि ये तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये ज़रूर आता है कि भाई अकबरनामा जो है वो किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। और लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? तो अभी मैं बता रही थी मुगल्स के टाइम पे ऑल इंडिया लैंग्वेज पर्शियन थी, तो ये जो है ये पर्शियन भाषा में लिखा गया था। आगे चलते हैं, निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा लिखित दैट इज तबाकत ए अकबरी और तारीख ए निज़ाम। तो तबाकत ए अकबरी की अगर मैं बात करूंगी तो तबाकत ए अकबरी में आप देखोगे तो इसमें जो जब आपका मुस्लिम इन्वेजन हुआ था तो हमें पता है कि बंगाल जो था, बंगाल रीजन में अचानक से दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन नहीं हुआ था। वहाँ पे खिलजी डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, जिसमें से उनका एक मोस्ट प्रोमिनेंट मुस्लिम रूलर हुआ करता था बख्तियार खिलजी, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसने शायद नालंदा यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया था। तो उसी बख्तियार खिलजी के बारे में हमें इस तबाकत अकबरी में जानकारी मिलती है। अकबरी समझकर आप ऐसा मत समझना कि इसमें मुगल्स के बारे में, ऐसा नहीं, इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के स्टार्टिंग फेज के बारे में इस बुक में हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, एंड द नेक्स्ट वन इज बदाऊनी की इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज मुंतखब अल तवारिख। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मुंतखब अल तवारिख। मैं आपको बता देती हूँ, मुंतखब अल तवारिख जो है ये बदाऊनी की बुक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एक ही बुक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। अब इस बुक को बेसिकली 3 वॉल्यूम में बनाया गया है। पहले वॉल्यूम में जो है बाबर और हुमायूं, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती, किस तरीके से उन्होंने बैटल्स को फॉट किया था, एस्टैब्लिशमेंट किया था मुगल एम्परर का। देन सेकेंड वॉल्यूम टॉक्स अबाउट द अकबर एंड हिज अचीवमेंट, एंड द थर्ड वॉल्यूम ऑफ दिस मुंतखब अल तवारिख जो है वो सोशो रिलीजियस पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस बताती है मुगल एम्परर में, जो भी थी एम्पायर में, है ना। तो ये बदाऊनी की इंपॉर्टेंट बुक है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ आपको। देन हम आते हैं अब्दुल हामिद लाहौरी पे, जिनकी बुक का नाम है बादशाहनामा या फिर पातशाहनामा, है ना। अब ये जो बादशाहनामा या पातशाहनामा है अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ के टाइम पीरियड को हम गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर बोलते हैं। यस और नो, वाई क्यों कहते हैं, ये मेंस का क्वेश्चन हो जाता है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब्दुल हामिद लाहौरी जो है, अब्दुल हामिद लाहौरी, इनके द्वारा बुक जो लिखी गई है दैट इज पादशाहनामा, और इसी पादशाहनामा को बादशाहनामा भी कहते हैं। अब ये जो पादशाहनामा है, इसकी लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है। हमें इन्फॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है इसमें? तो शाहजहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई आमिर खुसरो की। आमिर खुसरो जिसे तूतिए हिंद का टाइटल दिया गया, दैट इज पैरट ऑफ इंडिया, जिसे हम ये भी मानते हैं कि भाई फादर ऑफ कवाली। क्यों? क्योंकि कवाली जो है वो आमिर खुसरो ने ही स्टार्ट की थी। इन्होंने कई सारी बुक्स जो हैं लिखी हुई थी। निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं वो निज़ामुद्दीन औलिया जो है बेसिकली वो इनके गुरु हुआ करते थे, मतलब आमिर खुसरो उनके डिसाइपल हुआ करते थे। इनकी जो कई सारी बुक्स हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे देख लो, मैं आपको बता देती हूँ। एक इनमें से एक बुक का नाम है खजाएं उल फुतूह, ये इंपॉर्टेंट है। खजाएं एक्चुअली यहाँ लिखी नहीं, इसलिए मैं लिख दे रही हूँ आपको, खजाएं उल फुतूह। अब यहाँ देखो, ये थोड़ा सा बेसिकली टर्म जो है ये थोड़ा सा दूसरा है। तो खजाएं मतलब क्या होता है आप समझो। खजाएं मीन्स खजाना, दैट इज द ट्रेजर ऑफ विक्ट्रीज। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी विक्ट्रीज थी, मिलिट्री अचीवमेंट्स थी, जो भी उन्होंने कन्क्वेस्ट किया था, फिर उसके बाद इंपीरियल पॉलिसी के थ्रू उन्होंने जो एक्सपेंशन किया था, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें खजाएं उल फुतूह में देखने को मिलती हैं। तो ये खजाएं उल फुतूह जो है ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुगलकनामा है। तुगलकनामा अगेन, नामा मीन्स मैंने आपको बताया स्टोरी, तुगलकों की स्टोरी जिस बुक में मिलती है दैट इज तुगलकनामा, अगेन रिटन बाय आमिर खुसरो। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो नेक्स्ट रहेगा तारीख अलाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। नूह सिफिर जो है इसमें 9 स्काईज के बारे में वर्णन है,
और लास्ट यहाँ पे है आशिक, है ना, आशिका। अब ये जो आशिका है, आमिर खुसरो का कंट्रीब्यूशन खड़ी बोली में भी रहा है, दैट इज़ हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी जो भाषा है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने खड़ी बोली में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हिंदी की लैंग्वेज में आमिर खुसरो का क्या रोल रहा है वो इसी बुक में बताया गया है, आशिका में। समझ में आया कि नहीं? तो ये आप लोग जो है, आमिर खुसरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑलमोस्ट आमिर खुसरो एक ऐसे पर्सन थे जिन्हें, ही वॉज ऑल्सो सूफी सिंगर, म्यूजिशियन, पर्शियन भी आती थी इनको, संस्कृत भी आती थी, हिंदी भी आती थी। दैट मीन्स ही वॉज वेरी टैलेंटेड पर्सन, दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज पैरट ऑफ इंडिया, है ना। अगेन प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं, निकनेम पूछ लेते हैं कि भाई किसको क्या बोला रहता है, तो ये आप लोग अलग से याद कर लेना, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई गुलबदन बेगम, जिसकी बुक का नाम है हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम जो है, हुमायूं नामा है, अगेन इंपॉर्टेंट है। ये पर्शियन लैंग्वेज में है। मुगल्स वाले में, रेन में जितनी भी लिखी गई थी ना, मैक्सिमम वो पर्शियन में ही है। एक तुजुक बाबरी है, वो पर्शियन में नहीं, मैं आपको आगे बता दूंगी। तो गुलबदन बेगम की बात करूंगी, तो जो गुलबदन बेगम है ये बाबर की डॉटर हुआ करती थी, बाबर की डॉटर हुआ करती थी, मतलब कि हुमायूं की क्या होगी, सिस्टर होगी, है ना, और हुमायूं की सिस्टर होगी। फिर गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा लिखी है, ये अकबर की रिक्वेस्ट पे लिखी थी। अकबर ने जो है, आप कह सकते हो ये अकबर की कौन हुई, उनकी बुआ हुई। तो अकबर ने अपनी बुआ से रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे फादर के ऊपर जो है, उनकी जो है लाइफ स्टोरी के बारे में बताइए, लाइफ स्टोरी के बारे में लिखिए। तब जो है गुलबदन बेगम ने अपने भाई के ऊपर लिखी थी, दैट इज़ हुमायूं नामा। ऑलराइट, तो ये हुमायूं नामा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर है इब्न बतूता। इब्न बतूता आप सभी को पता है मोरक्को ट्रैवलर है, किसके कोर्ट में आया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये इब्न बतूता के उसमें आया हुआ था, ठीक है ना, सॉरी इब्न बतूता है, सॉरी एमबीटी के में आया था ना, मोहम्मद बिन तुगलक के में आया था। इनकी बुक का नाम है सफ़रनामा और रहला। रहला भी, सफ़रनामा, दोनों ही एक ही बुक का नाम है, बस इसका दूसरा नाम है सफ़रनामा, या फिर आप कह सकते हो रहला। अब इस बुक में क्या बताया, क्योंकि एक मोरक्को ट्रैवलर थे, एक आप कह सकते हो ये ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो ट्रैवल करते दौरान whatever the marvels of journey and whatever the new experiment इन्होंने ट्रैवलिंग के थ्रू किए थे, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सफ़रनामा और रहला में हमें देखने को मिलती हैं, जो कि किसके द्वारा लिखित है, दैट इज़ इब्न बतूता। आगे चलते हैं जहांगीर। जहांगीर हो गया तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, कभी भी याद रखिए जब भी वर्ड तुजुक लग जाता है, तुजुक मतलब हो जाता है ऑटोबायोग्राफी। तुजुक ए जहांगीरी मतलब ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर, और ऑटोबायोग्राफी इंसान खुद ही लिखता है। तो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी कौन लिखेगा, जहांगीर ही लिखेगा। तो तुजुक ए जहांगीरी, बस इसमें आपको लैंग्वेज याद रखना है कौन सी लैंग्वेज में थी, तो इट वॉज इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। आगे चलते हैं बाबर। अगेन यहाँ पे आ गया तुजुके बाबरी और बाबरनामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। मैंने आपको बताया था कि लगभग मुगल्स में जितनी भी लिखी गई थी बुक्स वो सारी की सारी पर्शियन लैंग्वेज में थी, एक्सेप्ट मैं आपको बता रही थी बाबर वाली। तो बाबर की तुजुके बाबरी जो है ये टर्किश में लिखी गई थी। किस में लिखी थी, टर्किश में, और इसी को ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और इन्होंने जो है इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, है ना। मुगल दरबार में जब इसको ट्रांसलेट किया था तो ये पर्शियन लैंग्वेज में हो गई थी, बाबरनामा। ये दोनों एक ही है, ऑटोबायोग्राफी है बाबर के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है 2019 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं इनायत खां की। इनायत खां ने लिखी है शाहजहां नामा। इनके रेन के बारे में बताया है, किस तरीके से शाहजहां ने रेड फोर्ट को बनवाया है, उसके बाद हाँ आप कह सकते हो आगरा का जो ताजमहल है उसको बनवाया है, उसके बाद जो मस्जिद है, वो सारी की सारी जो चीज़ें उन्होंने किस तरीके से बनवाई है, शाहजहानाबाद सिटी को किस तरीके से डेवलप किया है, ये किस में हमें देखने को मिलता है, इनायत खां की जो बुक है शाहजहां नामा, उसमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सेकंड है यहाँ पे जीमूत वाहन द्वारा रचित, दैट इज दया भाग, ठीक है, दया भाग। दया भाग जो है अगेन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बुक है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जो हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ते हो आज के ज़माने में, दैट इज़ की जो प्रॉपर्टी होती है फादर की वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उनके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें इस बुक में देखने को मिलता है, जो कि हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, इसलिए ये बुक जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो दया भाग जो है वो किसने लिखी हुई, तो जीमूत वाहन ने लिखी है, इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको याद रखेंगे। चलो आगे चलते हैं।
ओके तो मिडाइवल हिस्ट्री की जो मैंने अभी तक आपको बुक्स बताई हैं, यही बुक्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही कम बुक्स थी, आप इनको एक दो बार अगर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ इसमें मैंने बताई नहीं, छोटी छोटी ट्रिक्स भी बता दी जिससे आपको ईजिली जो है बुक्स एंड ऑथर के जो नेम है वो याद हो जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारी बुक्स आएंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले यहाँ पे बात होती है द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसां, दैट इज राजा राम मोहन रॉय, who is also known as the bridge between the eastern world and the western world, that is जो है आप कह सकते हो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड में जो एक ब्रिज का काम कर रहे थे तो वो राजा राम मोहन रॉय थे। उनकी बुक्स जो है वो आपको याद रखनी है। तो उनकी बुक्स आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे तुहफतुल मुवाहिद्दीन जो बुक है ये आपकी किसकी है, राजा राम मोहन रॉय की है। और ये इंपॉर्टेंट बुक है। इंपॉर्टेंट बुक इसलिए है क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जाने जाते हैं बिकॉज ही हैड अप्रूव्ड ऑल द सोशल इवल्स फ्रॉम द सोसाइटी इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड, प्रमोटिंग विडो री मैरिज एंड एक्सेट्रा, है ना। ऑल्सो ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एबॉलिशन ऑफ सती इन द ईयर 1828 विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। तो ये जो बुक है ये सारी की सारी इर्रेशनल प्रैक्टिसेस जो उस टाइम पे सोसाइटी में प्रिवेल करती थी, चाहे वो रिलीजियस पेजेंटी क्यों ना हो, चाहे वो कई तरीके के सोशल इवल्स ही क्यों ना हो, वो सारी की सारी चीज़ों को राजा राम मोहन रॉय ने इस बुक में बहुत ही डीपली बताया गया है, उन्होंने बताया है, इसलिए ये जो बुक है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं अ गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट मतलब कि आपको पता है जब इन्होंने आत्मीय सभा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो ये आइडल वर्शिप को क्या करते थे, अबैंडन करते थे, उसको उसके खिलाफ थे, और मोनोथीज्म को जो थे उसको प्रमोट करते थे। यस और नो, पैंथीज्म को भी प्रमोट करते थे। पैंथीज्म मीन्स व्हाट, दैट पैंथीज्म मीन्स द गॉड इज नॉट रिसाइडिंग विथ इन द four corner of the wall, but he is omnipotent, he is omnipresent, he is eternal, है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैंथीज्म जो कि राजा राम मोहन रॉय बिलीव करते थे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अ गिफ्ट टू द मोनोथीस्ट, है ना। इनकी एक और बुक है परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये भी आप लिख सकते हो, यहाँ लिखी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। परसेप्ट्स ऑफ जीसस की मैं बात करूंगी तो इसमें इन्होंने जो जीसस क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट को फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी माना जाता है, बट राजा राम मोहन रॉय ने परसेप्ट्स ऑफ जीसस जो उनकी किताब थी उस किताब में, उस बुक में उन्होंने डिनाई कर दिया था दैट जीसस क्राइस्ट इज नॉट द इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो इसीलिए जो आपके वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी लोग थे, ब्रिटिशर्स थे जो पहले राजा राम मोहन रॉय को सपोर्ट कर रहे थे, परसेप्ट्स ऑफ जीसस जब उन्होंने बुक लिखी थी इन द ईयर 1820, उसके बाद राजा राम मोहन रॉय के वो लोग अगेंस्ट हुए थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सर सैयद अहमद खान। हाँ, सर सैयद अहमद खान की यहाँ पे बुक है असबाबे बगावते हिंद, है ना। ये जो है ये बगावते है, तो असबाबे बगावते हिंद बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसका मतलब देख लो, इसमें ही छुपा हुआ है। क्यों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली बगावत मतलब होता है रिवोल्ट करना, है ना, और हिंद का रिवोल्ट, यहाँ पे बात हो रही है 1857 रिवोल्ट की, इसीलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे असबाबे मतलब होता है रीजंस, कि आखिरकार 1857 रिवोल्ट के रीजंस क्या क्या थे। तो ये जो है ये सर सैयद अहमद खान ने अपनी इस बुक में लिखा है जिसका नाम है असबाबे बगावते हिंद। क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि जेम्स आउटरैम ने कहा था, एक ऑथर है जिन्होंने कहा था कि 1857 रिवोल्ट इज अ रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। तब सर सैयद अहमद खान ने बताया था कि मुस्लिम जो हैं वो उन्होंने किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी और वो 1857 रिवोल्ट के लिए किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। तो जो भी रीजंस उन्होंने फाइंड आउट किए थे 1857 रिवोल्ट के लिए, उन्होंने अपनी इस बुक में उसको डिफाइन किया था। इसीलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड है, और 1857 रिवोल्ट जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसे माना जाता है, और वहाँ से भी हर बार जो है एमपीपीएससी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
है ना। बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी तो इनकी एक बुक का नाम है दैट इज़ गीता रहस्य, है ना। गीता रहस्य है 1915 में इन्होंने इस बुक को लिखा था, जब वो मंडले बर्मा जेल में थे तब उन्होंने इसको लिखा था। गीता रहस्य मतलब जो भगवत गीता से जो भी उन्होंने सार लिए थे, जो भी भगवत गीता से उन्होंने जो भी कुछ बातें सीखी हुई थी, वो सारी की सारी जो बातें हैं उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य में इसको समझाया था। बाल गंगाधर तिलक वही हैं जो बेसिकली लोगों से कहते थे कि स्वतंत्रता तुम्हें चांदी की थाली में रखी हुई नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। ये सारे के सारे कोटेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। द रीज़न इज़ दैट एमपीपीएससी कोटेशन भी पूछता है कि ये कोटेशन किसने बोला है, क्योंकि ये कोटेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक तरीके से वो इग्निशन का काम कर रहे थे, लोगों में अवेयरनेस जनरेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अवेयरनेस जनरेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के एक्शंस कैसे हैं और उनका इम्पैक्ट किस तरीके से होने वाला है या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इसीलिए कोटेशंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको एक कोटेशन बताया, आप लोग को जब भी कोई कोटेशन मिलेगा तो उसको आप लोग याद कर लेना। तो ये गीता रहस्य हो गया। आगे चलते हैं, सेकंड यहाँ पे है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। जब मैं आपको क्लास में मैंने आपको वैदिक एज पढ़ाई थी तो मैंने आपको ओरिजिन ऑफ आर्यंस बताया था, क्योंकि वेद इज कम्प्लीटली एसोसिएटेड विद आर्यंस ने ही वेद लिखे हुए हैं। तो ये जो आर्यंस हैं आखिरकार इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? अचानक से तो भारत में आए नहीं है। हालांकि कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं सप्त सिंधव में ही रहते थे, कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत से आए हुए थे, जैसे कि दयानंद सरस्वती बोलते हैं। उसी तरीके से जब हम आर्यंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नाम आता है बाल गंगाधर तिलक जी का, जो कि कहते हैं कि आर्यंस जो हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, तो वो नदर्न पोल से, नॉर्थ पोल से आए हुए हैं, दैट इज आर्कटिक ओशियन से आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें वेदों में 6 महीने दिन 6 महीने रात की बात मिलती है, और 6 महीने दिन और 6 महीने रात जो है, अगर वेद में हमें इस तरीके की जानकारी मिल रही है तो हमारे भारत में ऐसा तो होता नहीं कि 6 महीने दिन हो 6 महीने रात हो, मतलब किस जगह पे ऐसा होता है? तो ये नॉर्थ पोल पे होता है। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि ये जो वेद जिन्होंने लिखा है दैट इज आर्यंस, ये लोग कहाँ से आए हुए हैं? नॉर्थ पोल से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, जो है ये बाल गंगाधर तिलक की बुक है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसको याद रखो। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक आ गई है, दैट इज दीन बंधु मित्र की नील दर्पण। नील दर्पण दैट इज द मिरर ऑफ द इंडिगो, है ना। इसका इंग्लिश में क्या मतलब हुआ? दर्पण मीन्स यू ऑल नो दैट इज मिरर, नील इज नथिंग बट इट इज इंडिगो, सो इट इज़ द मिरर ऑफ इंडिगो, है ना। तो ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है इन द ईयर 1859 दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन जो ये दोनों ब्रदर्स हुआ करते थे, इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड इन्होंने रिवोल्ट किया हुआ था। क्यों रिवोल्ट किया हुआ था? क्योंकि इंडिगो जो है, इंडिगो आप सभी को पता है जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इंडिगो के कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव बनाता है, मतलब इंडिगो का जो प्रोडक्शन है वो भारत जैसी जगह पे बहुत अच्छे से होता था। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई ब्रिटिशर्स फोर्स द इंडियन पेजेंट, इंडियन फार्मर टू प्रोड्यूस इंडिगो। But at the same time, Indian farmers were not aware about the result of the production of indigo, because it is going to rob the quality of the soil, the fertility of the soil to zero, है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बाद में जब लोगों ने इसका रिजल्ट देखा कि इंडिगो उगाने के बाद उसको इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए, इतना ज़्यादा पानी चाहिए, पानी कहाँ से लाएंगे? पानी लाने के बाद जब इंडिगो प्रोडक्शन भी हो गया है, प्रोडक्शन के बाद जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो पूरी तरीके से रॉब्ड हो गई है, मतलब ख़राब हो चुकी है, और उसको वापस से फर्टाइल बनाने के लिए दोबारा बहुत मेहनत लगेगी। और यही कारण है कि आप देखोगे कि यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट हुआ था इन द ईयर 1859, ठीक है। इसी के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे एक बुक लिखी गई थी दैट इज नील दर्पण, जो कि किसने लिखी थी? दीन बंधु मित्र ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग इसको याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो जब यहाँ पे इस तरीके से रिवोल्ट होते हैं, जब खाने के लिए कुछ नहीं बचता है तो फेमीन आ जाता है। आप देखोगे कि इंडिया में जितने भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे फेमीन आए हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव है, मेरा भी पर्सपेक्टिव है, मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी फेमीन आए हैं जब उसका एनालिसिस करोगे सो यू विल फाइंड कि जितने भी फेमीन्स थे वो सारे के सारे इंड्यूस्ड फेमीन थे, मतलब कि नेचुरल फेमीन एक भी नहीं था। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, जो ब्रिटिश मैन थे, इंग्लिश मैन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसके कारण यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, फेमिन देखने को मिला था, मतलब कि नेचुरल फेमिन बहुत ही कम आए हुए थे। उसके बाद भी लाखों लोगों के मरने के बाद भी उन पर ध्यान नहीं गया। दैट वॉज कह सकते हो दैट वॉज वेरी ब्रूटल एक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना। चलो आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत सारे भाई बहन हुआ करते थे। इनका जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई जो है उनकी शादी कर देते हैं। उनके बड़े भाई की एज जो रहती है वो काफ़ी बड़ी होती है और उनकी शादी जो है बहुत छोटी लड़की से कर देते हैं जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की एज की होती है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अपनी भाभी से ही प्रेम करने लगते हैं, आपको उनकी स्टोरी पता होगी। और फिर भाभी से प्रेम करने के बाद जो है वो लोग साथ में बड़े होते हैं। बट आप सभी को पता है सोसाइटी के नॉर्म्स एंड कंडीशंस तो ऐसे हैं नहीं कि भाई कोई अपनी भाभी से शादी कर ले। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है सोसाइटी के नॉर्म्स के कारण जिससे वो प्रेम करते हैं, जिसको वो अपना बिलव्ड मानते थे, उनसे शादी नहीं कर पाते और वो शादी किसी और से कर लेते हैं। तो उनकी भाभी सुसाइड कर लेती है। या सुनो, ये स्टोरी आपको पता होगी। इसीलिए हम लोग जो है चाइल्ड मैरिज को, अर्ली मैरिज को प्रमोट नहीं करते, बिकॉज एट दैट टाइम जो बच्चे होते हैं उन्हें मैरिज का मतलब भी नहीं पता होता है। ये सुनो, तो फिर उसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी जो बिलव्ड थी उनकी याद में कई सारी पोएम्स को लिखा, कई सारी स्टोरीज़ को लिखा। और साथ साथ में रविंद्रनाथ टैगोर हमारे इंडिया में इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन द ईयर 1930 फॉर गीतांजलि। तो गीतांजलि याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है गीतांजलि। अंजलि आप समझते हो, गीता को अंजलि देना। इसमें प्रेयर्स के बारे में बात हुई है बेसिकली, है ना। प्रेयर्स की भगवान से प्रेयर कैसे करना है, किस तरीके से करनी चाहिए, ये जो बातें हैं ये किस में लिखी हुई, गीतांजलि में। आगे बात करते हैं, यहाँ पे द क्रिसेंट मून है, एक और इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्रिसेंट मून, ये जो गोरा, ये जो है ना, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा स्टोरीज़ में। बचपन में रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी स्टोरीज़ हमें बचपन में जो हैं 7th 8th क्लास में इंग्लिश लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में देखने को मिली है। एक काबुली वाला आपने सुना होगा, एक काबुली वाला होता है, काबुल से आता है वो, फिर एक बच्ची रहती है उसमें। अब वो स्टोरी मैं नहीं सुना रही बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा। देन क्रिसेंट मून है। क्रिसेंट मून जो है इसमें किसकी कहानी है, बच्चे और मदर की कहानी है। मीन्स इन दिस बुक इन्होंने बताया है द बॉन्ड बिटवीन द चाइल्ड एंड द मदर, कि वो किस तरीके से सेपरेट होते तो उन्हें दुख होता है, किस तरीके से वो लोग पास में रहते हैं तो कितने लविंगली रहते हैं। तो ये क्रिसेंट मून, काबुली वाला यहाँ पे लिखा नहीं, याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि, गोरा, गोरा भी इंपॉर्टेंट है। द होम कमिंग, होम एंड द वर्ल्ड, ये सारी की सारी जो वो हैं किसकी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। बेसिकली इन्होंने, मैं अगर बात करूँगी गीतांजलि की तो बंगाली में लिखा था, बंगाल से बिलोंग करते थे रविंद्रनाथ टैगोर, इसीलिए। आगे चलते हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आप सभी को पता है पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है और इनकी बुक का नाम है अनहैप्पी इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया में इन्होंने इंडिया के सिविलाइजेशन को बताया, किस तरीके से इंडिया जो है सिविलाइज हुआ है और आज इंडिया की क्या कंडीशन हो गई कि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हो गए। आप सभी को पता है वी बिकेम द केज्ड अंडर द ब्रिटिशर्स फॉर अबाउट 200 ईयर्स, यस और नो। तो इस बुक में इन्होंने पूरी की पूरी इंडिया के सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया हुआ, किसने, लाला लाजपत राय ने। किस में, अनहैप्पी इंडिया में। देन द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज जो है उसके बारे में बताया गया। आर्य समाज आप सभी को पता ही है, दयानंद सरस्वती ने स्टैब्लिश किया था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बताया गया है क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदू और मुस्लिम जो है ऑल इंडिया, क्या कहते हैं, आपकी जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस और साथ में यहाँ पे मुस्लिम लीग बार बार अलग हुए थे। फिर 1916 के लखनऊ सेशन में वो लोग यूनाइट भी हो गए थे। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में उन्होंने प्रॉस कॉन्स, किस तरीके से अलग हुए, किस तरीके से अगेन यूनाइट हुए, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर यहाँ पे द मैसेज ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता से लिए हुए जो भी मैसेजेस इनको लग रहे थे तो वो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, किसने, यहाँ पे लाला लाजपत राय ने। आगे चलते हैं, बात यहाँ पे हो रही है गोपाल कृष्ण गोखले की। गोपाल कृष्ण गोखले, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी विच वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन द ईयर 1905 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा जा चुका, मेंस में 5 मार्कर में आ गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की ये जो बुक है पॉलिटिकल टेस्टामेंट ऑफ गोखले, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉलिटिकल टेस्टामेंट में इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बताई थी
और इस पॉलिसीज़ में उन्होंने ये बताया था कि वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट हुआ था तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, पॉलिटिकल टेस्टामेंट ऑफ गोखले, जो कि किसकी बुक है, गोपाल कृष्ण गोखले की। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बात आ जाती है भाई, महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, आप सभी को पता ही है ना। 1915 में जब 9 जनवरी को आए हुए थे तो हम एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं। कई सारी मूवमेंट्स इनसे एसोसिएटेड है, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, यस और नो, ये आप सभी को पता होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम लोग वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी जानते हैं। मैंने क्लास में कई बार बच्चों को बताया भी है क्यों बोला जाता है, तो अगर आपको मालूम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, अब यहाँ पे मैं नहीं बता रही हूँ। सो महात्मा गांधी की जो बुक है वेरी इंपॉर्टेंट, हिंद स्वराज, जो कि 3 मार्कर में भी कई बार पूछी जा चुकी। 1909 में महात्मा गांधी ने इसको लिखा था। लगभग उनकी 21 साल तक की उम्र में जितने भी इवेंट्स हुए थे वो सारी की सारी इस बुक में कवर थी, है ना। और उसमें हिंद स्वराज में बेसिकली ये बात करते हैं सेल्फ रूल की, सेल्फ रूल किस तरीके से लाना है। इसमें ये बात करते हैं कैसे हमें ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेट करना है और सेल्फ रूल को लाना है। यही कारण है कि ब्रिटिशर्स ने फिर इस बुक को बाद में क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज जो है इसको आप लोग याद रखोगे। लगभग 1921 तक की जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, वो इस बुक में यहाँ पे कवर किए गए हैं। किसमें, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कवर किया। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, अगेन इंपॉर्टेंट है, सत्य के साथ मेरी खोज, ये इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ये जो हैं महात्मा गांधी के हमेशा से टूल रहे हैं, है ना। ये टूल रहे हैं किसी भी इवेंट को, किसी भी मूवमेंट को, किसी भी प्रोटेस्ट को जीतने के लिए। तो इसमें यहाँ पे माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ना, मतलब ये तो कितनी बार पेपर में, हर एग्जाम में अगर किसी भी एग्जामिनर को एकदम घटिया क्वेश्चन डालना हो तो वो ये डाल देगा कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी, तो महात्मा गांधी ने लिखी है, सिंपल। आगे चलते हैं, और ये हिंद स्वराज ना गुजराती में लिखी है, ये बता देती हूँ, पहले बता देती हूँ, ये गुजराती में लिखी गई थी, है ना। चलो आगे चलते हैं दयानंद सरस्वती के ऊपर। दयानंद सरस्वती जिन्होंने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। सत्यार्थ प्रकाश बात करता है, आप सभी को पता है कि दयानंद सरस्वती जो थे वो किस पे बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे वेदास पे, यस और नो, बिलीव करते थे कि नहीं। तो इसमें वेदों के बारे में इन्होंने बताया है। फिर गॉड का ह्यूमन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है वो बताया गया। इंसान को एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, वर्शिपिंग ऑफ वन गॉड, दैट इज ही वॉज ऑल्सो प्रीचिंग, ही वॉज ऑल्सो प्रोपोगेटिंग मोनोथिज्म, है ना। ये सारी की सारी बातें जो हैं ये सत्यार्थ प्रकाश में बताई गई हैं। और सत्यार्थ प्रकाश बुक दयानंद सरस्वती की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। अभी बता दे रही हूँ, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना। द रीज़न इज़ दैट इस कई बार एग्जाम में, मतलब मैं आपको पूरा का पूरा मैंने ये लेक्चर ही बुक्स एंड ऑथर पे इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे हिस्ट्री से बुक से क्वेश्चन ना आए, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। आगे चलते हैं, आरसी दत्त की बात करें, दैट इज रोमेश चंद्र दत्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे और इनकी जो बुक का नाम है दैट इज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरसी दत्त की बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और अपनी इस बुक में इन्होंने ब्रिटिशर्स के 3 फेजेस को बताया, किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो बिजनेस करने आए थे, मर्चेंट बन के आए थे, किस तरीके से वो मोनोपोली करने लगे, वन साइड ट्रेड करने लगे, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने लगे, इन सब चीज़ों को बताया। फिर किस तरीके से उन्होंने लास्ट फेज में डेवलपमेंट किया। आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट किया था, है ना, जो ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट किया था, दैट वाज नॉट फुल हार्टेड, that was half-hearted but full-hearted for this self-interest. However, it benefited the Indians in the long term after independence. Yes or no? मतलब उन्होंने डेवलपमेंट किया था, जैसे लॉर्ड डलहौजी ने रेलवेज बनाई थी, टेलीग्राफ का उन्होंने किया था, बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट किया था। बट उस टाइम पे वो सब हमारे काम का नहीं था क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए तो आज ब्रिटिशर्स की इमारतें ही हैं जो लॉन्ग समय तक खड़ी हैं, वरना सरकार द्वारा जो ब्रिजेस आज बनाए जा रहे हैं वो आप सभी अपने आंखों से खुद देखते हो कि किस तरीके से बाढ़ आती है तो वो बह के चले जाते हैं। तो करप्शन, दैट इज ऑल अबाउट करप्शन, है ना। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो आरसी दत्त की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग याद रखोगे। आगे बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं, इनकी बुक का नाम है अ नेशन इन मेकिंग एंड द थॉट ऑफ इंडिया।
इंडिया के थॉट्स उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, किस तरीके से, क्योंकि सारे लोग एक जैसा नहीं सोचते थे ना, सारे लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे। आप सभी को पता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे कई लोग जो हैं उनका मोटिव कुछ और था, सोल एंड ऑब्जेक्टिव कुछ और था। यहाँ पे फिर रिलीजन के बेसिस पे पाकिस्तान जो है जो बना हुआ है, मतलब कि जो मुस्लिम लीग है वो कुछ और ही चाह रही थी। तो यहाँ पे थॉट ऑफ इंडिया बताया गया, किस तरीके से इंडिया की थॉट प्रोसेस उस टाइम पे चला करती थी ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देन अ नेशन इन मेकिंग, किस तरीके से हमारा नेशन बन रहा था। एक्चुअली उस टाइम पे तो नेशन ही नहीं था, क्यों, क्योंकि हम तो ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। किस तरीके से नेशन बना है, नेशन इन मेकिंग मीन्स उसकी प्रोसीजर जो है वो चल रही है। ये जो बुक है ये किसकी बुक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिविल सर्विस इन्होंने क्वालिफाई किया था, यस और नो। और ये भी पूछा जाता है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1885, आप सभी को पता है, उसको प्रेसाइड किया था WC बनर्जी ने, दैट इज विमेश चंद्र बनर्जी ने। तो यहाँ पे जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लीडर थे जो INC के फॉर्मेशन के टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, तो उसका आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही है, ठीक है। इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ऐसे पहले पर्सन हैं जिन्होंने यहाँ पे पहली बार इनकम को कैलकुलेट किया था, और इन्होंने 20 रुपीज़ जो है वो बताया था इनकम, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है इनकी बहुत फेमस बुक है, जो कि पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछी जा चुकी है। तो दादा भाई नारोजी की बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, ऐसा बोला जाता है कि आपने सुना होगा कि इसमें एक कोटेशन चलता है कि हाउ डिड द ब्रिटिशर्स स्क्वीज्ड अप द वाटर ऑफ द रिवर गंगा एंड स्क्वीज द सेम वाटर इन द रिवर टेम्स ऑफ लंदन। मतलब कि यहाँ का पूरा पानी को स्क्वीज कर लिया गया और वहाँ पर जाके जो लंदन की रिवर टेम्स उसमें जाके छोड़ दिया गया, निचोड़ दिया गया। मतलब कि किस तरीके से वेल्थ का ड्रेन हुआ था वो इसी बुक में बताया गया है, दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नारोजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट आते हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी। बंकिम चंद्र चैटर्जी की जो बुक है उसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आनंद मठ। क्या नाम है, आनंद मठ। आनंद मठ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका कारण है, आनंद मठ जो है बेसिकली ये जो है ये नोवेल है ना। अब यहाँ बीच बीच में मैंने किसी को नोवेल बोल दिया, किसी को बुक, कुछ जर्नल भी हो सकते हैं, कुछ मैगजीन भी हो सकती है, बट आप ऑथर और इसको ऐसे करके रिलेट करो, है ना, कभी कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। सो आनंद मठ बेसिकली ये नॉवेल है, और यहाँ पे जो हमारा नेशनल सॉन्ग है दैट इज वंदे मातरम, ये इसी से लिया गया है। किससे लिया गया है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो हमारा आनंद मठ से लिया गया है, इसलिए आनंद मठ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉवेल है किसकी है, तो ये बेसिकली बंकिम चंद्र चैटर्जी की है, ठीक है। आगे चलते हैं, MG रानाडे, दैट इज महागोविंद रानाडे, जिन्हें जस्टिस रानाडे के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। मैं कुछ कुछ चीज़ें इसलिए भी एक्स्ट्रा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग को प्रीलिम्स में कुछ कुछ सुन लो आप, तो दोबारा पढ़ो तो उतनी मेहनत ना करना पड़े। तो ये आपकी MG रानाडे है, सोशल रिफॉर्म एंड द राइस ऑफ मराठा। ये क्योंकि महाराष्ट्र वाले रीजन में इनका ज़्यादा दबदबा हुआ करता था, महाराष्ट्र वाले रीजन में ये ज़्यादा पॉपुलर थे MG रानाडे, इसीलिए यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स एंड द राइस ऑफ मराठास जो है, सोशल रिफॉर्म द राइस ऑफ मराठास, ये MG रानाडे जो हैं इनकी फेमस बुक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। आई होप पूरी की पूरी शायद हो चुकी है पीपीटी, नहीं अभी नहीं हुई, बची हुई है। हाँ, इंपॉर्टेंट तो भूल ही गए भाई, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट तो डायमंड सोल के नाम से जिसको जाना जाता है, एनी बेसेंट तो भूल ही गए। एनी बेसेंट आप सभी को पता है होम रूल लीग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। होम रूल मूवमेंट जो है इन्होंने 1960 में चलाई हुई थी अलॉन्ग विथ बाल गंगाधर तिलक। तो इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। किस तरीके से भारत ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की थी, ये इन्होंने इसमें बताया गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंडिया अ नेशन, ये भी इन्हीं की है। देन इंडिया बाउंड एंड फ्री, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स,
ये सारी चीज़ थियोसोफिकल सोसाइटी से आप सभी को पता है एनी बेसन एसोसिएटेड है। 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो अडेयर में शिफ्ट किया गया था। फिर बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी ने एक पॉलिटिकल माउल्ड ले लिया था और फिर एनी बेसन जो है वो होम रूल जो है वो चलाने लगी थी, है ना। तो ये आप लोगों को इनकी कुछ बुक्स हैं, इसको आप लोग याद रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं CR दास। CR दास जिन्हें बेसिकली देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। CR दास को एक्चुअली इनका जो घर था, इनका ढाका में घर हुआ करता था, उस घर को जब पॉलिटिकल मीटिंग्स जब हो रही थी और कोई प्लेस नहीं मिल रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो इन्होंने अपना घर दे दिया था कि करो मीटिंग, तब से उनको ये टाइटल दिया गया। इसलिए चित्तरंजन दास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा था इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है, इसलिए हमें किस तरीके से लड़ाई करनी है, हमें किस तरीके से जीतना है, किस तरीके से संघर्ष करना है, ये सारी की सारी बातें CR दास ने इंडिया फॉर इंडियंस में लिखाया है। देन बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट है भाई, सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी क्या है, ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। गोल्डन थ्रेशहोल्ड सरोजनी नायडू की PSC MPPSC एक बार पूछ चुका है, मैं आपको बता दे रही हूँ। इनमें से लगभग बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो ऑलरेडी PSC पूछ चुका है, और मान के चलिए एक ना एक बुक फिर से PSC जो है वो इस वाले प्रीलिम्स में ज़रूर पूछने वाला है। तो इसलिए सरोजनी नायडू की जो बुक है गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। VD सावरकर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये जो है ये उन्होंने लिखी थी 1857 रिवोल्ट के टाइम पे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी इंडिया डिवाइडेड, किस तरीके से जब भारत को आज़ादी मिलती है और रिलीजन के बेसिस पे किस तरीके से जो लड़ाई झगड़ा होता है, विमेंस को मार दिया जाता है, मार काट होती है, मतलब कि ट्रेनों पर सिर्फ लाशों के ढेर लग जाते हैं, और इंडिया किस तरीके से डिवाइड होती है पाकिस्तान और इंडिया में, वो दृश्य जो है वो सारी की सारी जो बातें हैं वो इंडिया डिवाइडेड में बताई हैं। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। नेक्स्ट आते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये सुनो, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं, ये अब्दुल कलाम, जस्ट अ सेकेंड, नहीं सॉरी, ये आपके बेसिकली APJ अब्दुल कलाम नहीं है, ये हिस्ट्री वाले हैं। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोलते हैं, इनको नहीं बोलते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद की मैं बात करूंगी, पढ़ाते पढ़ाते वो सेम वर्ड आ जाता है तो सडनली क्लिक हो जाता है, बट कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि मैं इसको देख के नहीं पढ़ा रही होती, सिर्फ मेरी नज़र पड़ती है, फिर मैं आपको देखने लगती हूँ, इसलिए कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है। सो अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम, देन उसके बाद एक गब्बरे खातिर, ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक है किसकी, अब्दुल कलाम आज़ाद की, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर S राधाकृष्णन इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक का नाम है रिलीजन एंड कल्चर इंडियन फिलोसफी। इन्होंने रिलीजन एंड कल्चर को बताया है कि किस तरीके से इंडिया का क्या रिलीजन है, इंडिया का कल्चर है, किस तरीके से इंडिया मल्टीलिंगुअल है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने यहाँ पे बताई गई हैं। आगे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे बहुत डिटेल में हर एक इवेंट को डिस्क्राइब करके बताया है। इवन जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं, जितने भी लोग बड़े बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, इस बुक को ज़रूर पढ़ते हैं, या फिर इसकी वीडियोस देखा करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने उसमें क्या ग्लिम्स बताए हैं। ठीक है, इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें भी उन्होंने ऐसी कुछ बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचशील जब उन्होंने इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील किया था कि भाई हम लोग हमेशा कोऑपरेट करेंगे, हम कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम हार्मनी में रहेंगे, हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, ये सारी की सारी जो बातें, पंच मतलब 5 यहाँ पे एग्रीमेंट करके कुछ साइन हुआ था ताकि इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई ना हो, तभी उन्होंने यहाँ पे लिखी थी पंचशील। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि उस टाइम पे भारत नया नया आज़ाद हुआ था, भारत किस
किस एसोसिएशन में जुड़ना चाहता है, किस एसोसिएशन का मेंबर होना चाहता है या नहीं होना चाहता है, क्या उसकी पॉलिसी होनी चाहिए, क्या उसे ओपन मार्केट पे वर्क करना चाहिए, क्या उसे क्लोज मार्केट पे वर्क करना चाहिए, क्लोज्ड इकोनॉमी पे जाना चाहिए, मिक्स्ड इकोनॉमी पे जाना चाहिए। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने इसमें यहाँ पे बताई कि आखिरकार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, किस तरीके से ली गई और क्या होनी चाहिए। आगे बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, मैंने आपको कई बार क्लासेस में बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किससे इंस्पायर्ड थे, ज्योतिबा फुले से इंस्पायर्ड थे। यस और नो? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। बचपन में उन्हें कई सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने के बाद जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उन्होंने कई सारी बुक्स जो हैं वो अनटचेबल्स के लिए यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे कि द अनटचेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, देन वॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव, ये सारी की सारी जो बातें हैं, बुक्स हैं, ये किसकी हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हैं। आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वैलेंटाइन चिरोल की बुक है इंडिया अनरेस्ट, पूछी जा चुकी है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, वैलेंटाइन चिरोल की बुक है ना। देन ज्योतिबा फुले की बुक है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले आप सभी को पता है, इनकी वाइफ का नाम है सावित्री बाई फुले, जो कि इंडिया की पहली टीचर मानी जाती हैं। जो सावित्री बाई फुले की बहुत ही कम उम्र में ज्योतिबा फुले से शादी कर दी जाती, जब वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। इनके हस्बैंड की ही देन है, सावित्री बाई फुले के हस्बैंड की ही देन है कि आज सावित्री बाई फुले इतनी पढ़ी लिखी है, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया लिखा है। इसलिए सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिबा फुले की जो बुक है गुलामगिरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ज्योतिबा जो हैं ये लोग घोड़े थे। कौन थे? घोड़े। अब ये जो घोड़े कास्ट थी ना, इनका काम था कि माली वाला काम था, मतलब फूलों की कटिंग्स करना, फूलों को तोड़ना, ये सारा का सारा काम जो है ये घोड़े कम्युनिटी का था। अब क्योंकि ये लोग फूलों से रिलेटेड वर्क करते थे, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगा लिया? फुले लगा लिया। अब इस गुलामगिरी में इन्होंने गुलामी, मतलब कि किस तरीके से जो लोअर कास्ट होते हैं वो गुलामी का काम करते हैं, ये करते हैं, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो बताई गई हैं। किस में बताई गई हैं? गुलामगिरी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अनटचेबल, किस तरीके से अनटचेबल्स जो हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसे हमें रोकना चाहिए, हमें किस तरीके से एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, हमें किस तरीके से इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन रखना चाहिए, किस तरीके से हमें एजुकेशन जो है वुमेन को भी देनी चाहिए। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये हमें गुलामगिरी में देखने को मिलती हैं, जो कि ज्योतिबा फुले ने लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बात आती है विजय लक्ष्मी पंडित की, जिसकी बुक का नाम है स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। सेकंड है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो कि एक स्टॉन्च सोशलिस्ट थे, है ना। इन्होंने अपना 7 रेवोल्यूशन, सप्त क्रांति आंदोलन भी चलाया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बेसिकली करप्शन के अगेंस्ट में इन्होंने चलाया था। तो यहाँ पे वाई ओनली सोशलिज्म, मैंने आपको बताया स्टॉन्च सोशलिस्ट थे। वाई ओनली सोशलिज्म, ये जो बुक है ये पीएससी पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इनकी बुक है, और इन्होंने इस पार्टी को फॉर्म भी किया था। ये पार्टी इनके द्वारा ही गठित थी, जो कि एक सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती थी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखोगे। फिर आते हैं बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष की इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये भवानी मंदिर जो है एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट भी हुआ करती थी, साथ साथ में इनकी एक राइटिंग भी थी, इनकी क्रिएशन भी था बरिंद्र कुमार घोष का, इसलिए आप लोग जो भवानी टेम्पल है इसको याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखोगे। इनकी बुक का नाम है इकोनॉमिक कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, गांधी एंड गांधीज्म, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पट्टाभी सीतारमैया की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी। मतलब मैं किस बुक में अगर मैंने नहीं भी बोला हो ना कि नहीं पूछी गई, वो भी पूछी गई होगी, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट एंड उनके ऑथर हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। मान के चलो, आप सारे के सारे याद रख लेना। अगर अभी आपको मान लो नहीं भी पूछा गया ना, तो मेंस में बहुत हेल्प करेगा, 3 मार्कर में, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आता है बेसिकली आरपी दत्त की बुक है, आरपी दत्त की इंडिया टुडे। ये भी आरसी दत्त अलग है, आरपी दत्त अलग है। आरपी दत्त की बुक है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे में भी इकोनॉमिक कंडीशंस बताई गई हैं जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्रिवेल कर रही थी। फिर है भगत सिंह, वाई आई एम अथीस्ट। आप सभी को पता है भगत सिंह जो है उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी दाढ़ी और बालों को कटवा दिया था ताकि वो अंग्रेज़ों के हाथ ना आ सके। वो कहते थे कि
देश ही मेरा ईश्वर है। वो अथीस्ट थे, मतलब वो भगवान को नहीं मानते थे। और वो भगवान किसको मानते थे, ईश्वर किसको मानते थे, इस हमारी भारत को, धरती को वो माँ कहते थे, और देश को ही वो ईश्वर मानते थे। आपको मतलब उनकी जो क्या कहते हैं, जब उनकी मदर ने कहा कि बेटा शादी कर लो, तब उन्होंने बोला था, तब उन्होंने शादी भी नहीं की थी, और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का टाइटल दिया था। इतने महान थे भगत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में वो मरते मरते ये भी कहा था उन्होंने कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक टुकड़ा कल इनकलाब लाएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ ये वादा है मेरा तुमसे, पर मेरे बाद वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आएगा। ये जो लाइन्स है ना, ये किसकी लाइन्स है, भगत सिंह की लाइन्स है। मैं अथीस्ट क्यों हूँ, क्योंकि वो जो हैं वो धरती माँ को अपनी माँ मानते थे और देश को अपना ईश्वर मानते थे। तो ये भगत सिंह जो हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। एम एन रॉय एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी में क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो बताया गया। प्लानिंग इन इंडिया, किसकी प्लानिंग, इकोनॉमी की प्लानिंग, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ये जिसमें से प्लानिंग इन इंडिया एम एन रॉय की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लानिंग इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, सो फाइनली आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न की बहुत डिटेल में सारी बुक्स को डिस्कस कर लिया। इससे डिटेल तो आई थिंक कोई भी नहीं पढ़ा सकता है आपको, बहुत डिटेल में मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। और बीच बीच में किसी को बुक बोल दिया और नॉवल बोल दिया, उतना आप लोग माइंड मत करना, बस आप इतना याद रख लेना प्रीलिम्स में कि आखिरकार इसका ऑथर कौन है, किस लैंग्वेज में है, या उसकी इंपॉर्टेंट स्टोरी उससे एसोसिएटेड जो भी है, दैट्स इट। इतना अगर आप लोग कर लोगे तो बुक्स एंड ऑथर से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मान के चलिए एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप पिछले साल के जब पेपर का एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि पिछले साल के पेपर में हर बार बुक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आए। इवन आप मेंस का पेपर उठा के देखोगे तो 3 मार्कर में कोई ना कोई बुक और या फिर उसका ऑथर जो है वो पूछा ही गया है। इसीलिए बुक्स एंड ऑथर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर का जो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में कुछ स्टोरीज भी आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे समझा दिए। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन बुक्स एंड ऑथर को बहुत अच्छे से याद करिए, बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन।